ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਪੁੱਫੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਸਮਝ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਤੇ ਯਾਦ ਨਾਲ ਤੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਯਾਸਿਰ ਅਰਫਾਤ ਟਾਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करना है। तो मैं भी जरा लिंक है ना अपने उत्थे आवांगे, तुसीं जरूर है वेखनी है। आई समझ, तुहानूं मैं कह दिता फिर मैं तुहाडे नाल नाराज़ हो जाना मैं जी अभी मेरा विजन आगे ये है कि बेसिकली हम लोग भी सोच रहे हैं कि अभी जो एक 8 से 10 मिनट की वीडियोस होती है ना, यहाँ से हट के अब थोड़ा सा वेब सीरीज की तरफ आया जाए। अली आप पब्लिकली शेयर करना चाहोगे कि पर मंथ आप कितना रेवेन्यू देखिए, अगर पर मंथ बेसिकली यही होता है 3 to 4 लाख, मैक्सिमम 5 लाख तक भी आता है, जो आपको यूट्यूब से आ रहा है, यूट्यूब और फेसबुक से मिलकर आता है। एक वो रनमुरीद नाम का एक बंदा जो फेमस हुआ था, हाँ वो बड़ा वायरल हुआ था कि मैं भी विद लता को उठना, मैं ये करना। आपको ब्रांड्स वगैरह अप्रोच करते हैं अपनी प्रमोशन के लिए? ब्रांड्स वगैरह अप्रोच करते हैं, लाइक जैसे अभी हम लोगों ने इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम किया है। स्टार्टिंग में जैसे आपको मैं आपको बताता हूँ कि एक दफ़ा मॉल गया फैमिली के साथ, तो वहाँ पे किसी ने आवाज़ लगाई, नहीं पुप्पो, मतलब इट्स ओके, मैंने कहा मेरा करेक्टर है, मैं ऐसी चीज़ों को ये सोच के चुप कर दिया। तो जो भी है, किसी को लगा खुसरा जा रहा है, ओ या वेड बट्टे लेंदे ने। यहाँ पे एक और बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब आप डिप्रेशन की फॉर्म में होते हो ना, तो बहुत से लोग कहते हैं यार तू नमाज नहीं पढ़। एकदम से पहले व्यूज़ आ रहे थे 10,000 20,000, वो पहली वीडियो जो 1 मिलियन क्रॉस कर गई। कितने मिलियन व्यूज़ हैं आपके ये जो माइक्रो फिल्म? वहाँ पे तो अभी तक हो गया 73 मिलियन समथिंग जो व्यूज़ हैं। ओके, ओवरऑल जो भी हैं यूट्यूब चैनल पे वो बताता है टोटल। डबल पैसे ले लो, अगर मैं एक वीडियो का 4 लाख उससे मांग रहा हूँ, वो कह रहा है 4 लाख ले लो, कर दो। अस्सलाम वालेकुम, अरफात टॉक्स में मैं हूं आपके साथ यासिर अरफात, और आज की पॉडकास्ट एपिसोड में हमारे साथ एक बड़ी ही प्लेजेंट पर्सनैलिटी मौजूद है। अ वेरी स्पेशल गेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट अली हैदर फ़ारूक। और अली एक कंटेंट क्रिएटर हैं और इनका कंटेंट इतना शानदार होता है कि मैं इस कंटेंट को अपनी फैमिली के साथ देखता हूं, और आप जब भी इनका कंटेंट देखते हैं तो यू फील रियली प्लेजेंट, और आपके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है। थैंक यू वेरी मच अली फॉर योर प्रीशियस टाइम। और हाउस एवरीथिंग गोइंग? एवरीथिंग इज़ ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। बस जैसे डिग्री ख़त्म हुई है तो बस आजकल बस वीडियोस में ध्यान है, हर टाइम बस वीडियो मेकिंग, वीडियो एडिटिंग और बस इन्हीं चीज़ों में। ओके फाइन। अच्छा यार, ऐसा है कि व्हेन इट कम्स अबाउट कंटेंट क्रिएशन, और आप देखते हैं कि लास्ट 5 इयर्स में पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर आपको बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स नज़र आते हैं, लेकिन सोसाइटी में इन जनरल और एट पेरेंट्स लेवल इन पर्टिकुलर हम ये देखते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स के हवाले से एक परसेप्शन है कि शायद ये पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते, और शायद जो इनका एकेडमिक बैकग्राउंड है वो बहुत पुअर होता है। तो आपने चूँकि अभी डिग्री का जिक्र किया है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अली कौन सी डिग्री अभी कर रहा था, और उसके साथ साथ इज़ इट डिफ़िकल्ट कि आप पढ़ाई के साथ साथ ये कंटेंट क्रिएशन में प्रॉपर टाइम को मैनेज कर पाएँ? देखिए, अगर सबसे पहले बात करें तो आपको पता है कि जैसे मेरी जो फैमिली है, बेसिकली हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जो देसी फैमिलीज़ होती है ना, उनमें स्टडी को लेके ना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो खुद तो इतना पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनको उनका बच्चा जो आगे जाए वो अच्छा पढ़े। तो बेसिकली अगर डिग्री की बात करें तो मैंने अभी अपनी जो डिग्री कंप्लीट किया वो BS फिज़िक्स फ्रॉम कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। और मेरे अब्बा जी शुरू से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि नहीं भाई डिग्री करनी है, डिग्री करनी है। तो अगर आप जानते हो तो देसी फैमिली में एक और चीज़ होती है कि अगर आपको कोई भी आपकी ख्वाहिश है या कोई भी विश है तो इस तरह पूरी होती है, आप ये चीज़ कर लो, उसके बदले में आप ये कर लेना। तो जब मैंने स्टार्ट करना था, या जब मेरा इस फील्ड में आना था कि मुझे अब्बा जी ये करना है, तो सबसे पहले उन्होंने साहब बोला कि नहीं भाई, मैं ड्रामों के लिए या फिल्मों के लिए ऐसी कोई भी इजाज़त नहीं दूंगा। ना तो मेरी वालदा एग्री थी, ना मेरे वालिद साहब एग्री थे, उन्होंने साफ मना किया। लेकिन वो शुरू से अंदर था एक कि मैं, क्योंकि स्कूल में जब होता था या कॉलेज में कहीं भी कोई भी फंक्शन आ रहा है या कुछ भी चीज़, तो मैं परफॉर्म करता था, हर चीज़ करता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इस चीज़ में आगे जाना चाहिए, लेकिन फैमिली का एक प्रेशर था कि नहीं स्टडी करनी है तो करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फिर एक दफ़ा तो आया कि भाई मैंने अपनी ख्वाहिश को मार लिया कि यार इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, पेरेंट्स जो कहते हैं भले के लिए कहते हैं। तो हम लोगों ने, मैंने स्टडी करना शुरू कर दी। फिर 2015 में मुझे फर्स्ट टाइम मिला वलीद वकार जो WT से हैं, तो वो मेरे क्लास फेलो थे एक यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वहाँ पे मैंने उन्होंने मुझे देखा और बातचीत हुई, तो वो कहते हैं आप क्या करते हो? तो मैंने कहा यार मुझे तो ऐसे एक्टिंग का शौक है। तो वो कहते हैं यार मैं वीडियोस बनाता हूँ, आप एक दफ़ा आओ मेरी वीडियो में। तो फर्स्ट टाइम मैंने उनके साथ एक वीडियो की, लोगों का मतलब जो आगे अप्रिसिएशन मुझे मिली वो इतनी ज़बरदस्त थी कि उसने मुझे बोला कि यार आप मेरे साथ वीडियोस बनाया करो। वहाँ से मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ वीडियोस का।
और अगर आप डिग्री की बात करें तो लोगों का एक नज़रिया है, लोग समझते हैं हाँ, अगर ये वीडियो बना रहे हैं ये तो पढ़ते नहीं होंगे या तो इनके पास ये चीज़ें नहीं होंगी। मैं जब भी अगर कोई बाहर मिलता है तो अगर पूछता हूँ कि यार आप किधर होते हो? नज़र नहीं आते गुजरांवाला में। तो मैं कहता हूँ यार मेरी यूनिवर्सिटी में, मैं तो सिर्फ वीकेंड में इधर होता हूँ। आप पढ़ते भी हो? वाक़ई? यार झूठ ना बोलो। तो एक लोगों का एक ऐसा रिएक्शन होता है, लेकिन अभी मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल चीज़ होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ़ आपको पता है कि बहुत टफ लाइफ़ होती है। वहाँ पे तो ऑलरेडी आपके ऊपर एक प्रेशर होता है और फिर एक ये चीज़ होती है। तो मेरे जो पिछले 2-3 साल थे वो थोड़े से बहुत ज़्यादा टफ थे, क्योंकि मैं वीक में 4 डेज़ उधर होता था और वीकेंड में इधर आता था। तो एवरी वीक आना इतनी दूर से और फिर सब चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन यही चीज़ हमें सिखाती है कि एक ज़िंदगी में किस तरह चलना है और क्या-क्या मुश्किलात आती हैं। तो बस लोगों का हुँ। नज़रिया ये था कि आप लोग पढ़ते भी हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा अली, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि देसी फैमिलीज़ में, वैसे ये जो हुँ, टर्म है ये मैं यूज़ नहीं करूँगा, हुँ, अब आपके मुँह से बहुत जचती है। हुँ, तो आई मीन हम अगर जनरली देखें तो बेसिकली द कंट्री लाइक पाकिस्तान के जहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, जहाँ पर ऐसे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे आप देखते हैं कि फ्रेजाइल इकोनॉमी है, तो पेरेंट्स की अपनी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, उनके अपने बिल्कुल, कंसर्न्स होते हैं और वो उन कंसर्न्स की बुनियाद पर चाह रहे होते हैं कि बच्चे अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ ऐसी डिग्रीज़ की तरफ जाएँ जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं। तो ये चीज़ें वाक़ई ही एग्ज़िस्ट करती हैं। अच्छा, आपने ज़िक्र किया कि जैसे ही आपने डब्ल्यूटी के साथ ये वीडियोज़ जी, पे जी, काम स्टार्ट किया तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला रिस्पॉन्स पब्लिक मिला। की तरफ से। जी, जी। तो उस टाइम पे जब आपके पेरेंट्स तक ये बात पहुंची कि भाई हुँ, अली तो वीडियोस बना हुँ। रहा है और कंटेंट उसका आ रहा है, तो वो क्या रिएक्शन था उनका? मतलब मुझे तो ये था कि घर वालों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी, लेकिन मैं जब घर गया, मैं लिटरली झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे तो मार पड़ी थी मेरे अब्बाजी से कि ये क्या चीज़ है? ये किन कामों में पड़ गई है तुम? तो मैंने बोला वो तो सिर्फ़ एक शुगल के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये कोई मेरा प्रोफ़ेशन थोड़ी है, मैं कोई थोड़ी काम कर रहा हूँ। बस मैं एक दोस्त के साथ गया, मैंने अपना शौक पूरा कर लिया। तो उन्होंने बोला ठीक है, शौक की हद तक की चीज़ें रखो, लेकिन क्योंकि आपकी बात जैसे अभी आपको बोली कि उनको वो एक इनसिक्योरिटी होती है कि उनके बच्चे का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो। तो बस उनका एक ही चीज़ थी कि बेटा मुझे किसी चीज़ से लेना-देना नहीं है, बस इतना है कि आप अपनी डिग्री को अच्छे तरीके से करो ताकि आप फ्यूचर में अच्छे एक इंसान बनो, अपनी अच्छी जॉब हो, आपके पास अच्छी लाइफ़ हो। तो उनका तो मेन यही था। तो स्टार्टिंग में उनका जो रिएक्शन था वो बहुत ज़्यादा बैड था कि ये क्या हो गया? और कुछ आपको पता है कि जो इधर-उधर के लोग आके बातें करते हैं, स्पेशली वो हम्म। चीज़ें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो मेरे अच्छा, लिए वो सबसे मुश्किल ये था। अली आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही है, बिकॉज़ जब आपने कहा ना इधर उधर के लोग आके बात करते हैं, तो मुझे वो अपने वाला टाइम याद आ गया कि आई वाज इन फिफ्थ क्लास। तो मेरे मोहल्ले का एक लड़का था, मुझे आज भी उसका नाम याद है, उसका नाम था नदीम, तो हम उसको प्यार से दीमू दीमू कहते थे। तो नेक्स्ट डे मेरा फिफ्थ का पेपर था, तो आई वाज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, मतलब मार्क्स बड़े अच्छे आते थे। तो वो दीमू मेरे पास आया तो वो मुझे कहता है कि भई आओ पतंग उड़ाते हैं। तो मेरे ख़्याल से फ़रवरी का महीना था, तो आपको पता है कि फ़रवरी में वो एक काइट फ्लाइंग कल्चर था। जी, जी, अब तो जी। ख़ैर अब तो वो खत्म हो गया। बहुत उसको हम डिस्करेज करते हैं, क्योंकि उसमें वो धाती डोर का इस्तेमाल होता है और कीमती जानों के ज़िया का खदशा होता है। तो मैं उसकी छत पे जो है ना वो पतंग उड़ा रहा था, तो मेरे अब्बा जी आए ऑफ़िस से और उन्होंने कहीं मुझे देख लिया कि जी मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। तो वो जो आपने फैंटी वाली बात कही, तो वो फैंटी मुझे भी लगी और उस वक़्त उस वक़्त वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था कि यार मैं पहले तो कभी ना ही गली में खेला हूँ, ना ही मैंने कभी कोई ऐसा काम किया, फर्स्ट टाइम किया, फर्स्ट टाइम ही पकड़ा गया हूँ और फर्स्ट टाइम ही मुझे फैंटी लगी है। तो इट्स सो ट्रू। और दूसरा यार ऐसा है कि आप कभी-कभी बिल्कुल ठीक काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो इर्द-गिर्द की आवाज़ें होती हैं, आपके पेरेंट्स तक जो पहुँचती हैं, वो उनको मिसगाइड किया जा रहा होता है, या कुछ लोगों के अपने प्रेजुडाइसिस होते हैं, उनकी जेलसी होती है और वो जेलसी में आके, अपने तअस्सुब में आके आपके बारे में मिसकोट किया जाता है। आपके बारे में ऐसी बात कही जाती है कि जो आपकी करैक्टर असैसिनेशन करती है। तो ये चीज़ें चलती हैं मेरे ख़्याल से। विद इन फैमिली सर्कल्स भी ये चीज़ें चल रही होती हैं, नेबरिंग सर्कल से भी चल रही होती हैं और मेरे ख़्याल से जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ होती हैं, उन चीज़ों में ये चीज़ें उन उन सोसाइटीज़ में ये चीज़ें बड़ी कॉमन हैं। तो ये बताएँ कि आपका जो स्टार्ट है वो तो डब्ल्यूटी के साथ था। जी, जी। तो व्हाट वाज़ द टिपिंग पॉइंट कि जब अली ने ये सोचा कि यार मैं डब्ल्यूटी के साथ तो काम कर रहा हूँ,
लेकिन अब मुझे अपनी एक आइडेंटिटी चाहिए और आपने फ़ैसला किया कि आप यूनिक माइक्रो फ़िल्म्स को बाकायदा स्टार्ट करेंगे और उस प्लेटफ़ॉर्म से आप कंटेंट क्रिएट करेंगे। जी, बेसिकली ये ऐसा था कि जब मेरे कॉलेज के रिज़ल्ट आया, तो मैं अपने फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। क्योंकि मेरे 9th-10th में मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स थे और मैं भी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था। मैथमेटिक्स और फिज़िक्स तो मेरी मतलब गॉड गिफ्टेड सब्जेक्ट्स हैं मेरे ये और काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन जब मेरे कॉलेज का रिज़ल्ट आया तो मेरे सारे टीचर बहुत ज़्यादा परेशान कि इसके नंबर इतने कम क्यों आए? तो उन्होंने बोला कि हम ना रीचेकिंग के लिए आपको पैसे दे देते हैं, आप पेपर ही चेक करवाओ, जो मेरे वाइस प्रिंसिपल थे। तो मैंने उनको बोला कि सर अब आई थिंक सो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा क्योंकि जब रीचेकिंग होगी तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होना। एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किया था कि हम पासिंग मार्क्स के पेपर करके आएंगे क्योंकि हमने साथ में इकट्ठे रहना था। लेकिन ऐसा हुआ कि वो मैं तो फिर पास हो गया लेकिन उनमें से फिर कुछ फेल हो गए और वो लोग हम सेपरेट हो गए। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और कॉमर्स में आपको पता है एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल चीज़ है। उनका मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है। एक तो उनका टेस्ट होता है 50% उसकी बेस होती है। तो मुझे फिर स्टार्टिंग में मैंने ना ये यूसीपी जो हमारी गुजरांवाला की है क्योंकि घर वालों का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, अब कुछ भी आई पढ़ना है तो मैंने यहाँ से बीएससीएस स्टार्ट कर लिया क्योंकि सिर्फ फैमिली प्रेशर था कि आप ये हो रहे हो। लेकिन मेरे दिल के अंदर जो था मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी कॉमर्स थी। मैंने घर नहीं बताया, मैं एक दफ़ा टेस्ट दिया, मेरा नाम नहीं आया, मैं इधर पढ़ रहा था। मैंने सेकेंड टाइम टेस्ट दिया, मेरा नाम नहीं आया। थर्ड टाइम जब मैं सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे मेरे 2 साल गुजर गए थे, मैंने डिग्री छोड़ दी। तब मैंने डिसाइड किया कि यार अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एक तो ये मेरा शौक भी है, तो अभी मैं अपना सेपरेट चैनल बनाऊंगा क्योंकि मैं ये सबका जब मुझे ये था कि इस्लामाबाद जाऊंगा, वहाँ पे लोग जो है मैं वहाँ पढ़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो बहुत ज़्यादा नाइस पर्सन है वहाँ पे और आपको हर चीज़ की छूट होती है। मतलब ऐसी मतलब गुजरांवाला में सिर्फ ऐसा होता है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी से आप ये नहीं कर सकते, अब यहाँ पे कैमरा नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। तो मैंने कहा वहाँ पे जाके मुझे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और मैं ये चीज़ करना चाहूँगा। तो जब मैं इस्लामाबाद वहाँ पे गया, वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया, मैंने घर बताया, सब बहुत ज़्यादा हैप्पी कि बाबा को लगा कि ये क्या हो गया। सब मेरे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अब यूसीपी से एकदम जो है डायरेक्ट कॉमर्स जा रहे हो और मतलब ये क्या चीज़ है। तब मेरे वाइस प्रिंसिपल साहब ने एक बात कही थी कि मैंने उस वक्त तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कहा, तुम्हें क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारी पोटेंशियल क्या है। तुम एक ऐसे मतलब सर्कल में रह ही नहीं सकते जहाँ पे चीज़ें बहुत लिमिटेड हो। और फिर जब मैं कॉमर्स में गया, वहाँ जाके मैंने अपना सोचा कि यार हाँ मुझे यूनिक मैकर फिल्म्स बनाना है। तो तब मैंने सबसे पहले जब अपना पेज बनाया तो मेरा नाम रखा था यूनिक वाइन्स गुजरांवाला। तो वहाँ पे क्या होता था कि जब मैंने 3-4 महीने काम किया तो मुझे ना व्यूज़ बहुत कम आते थे। काम तो वही था क्योंकि डब्ल्यूटी पे वही चीज़ लग रही है, यहाँ भी वही लग रही है, तो व्यूज़ क्यों कम आ रहे हैं? फिर मेरे एक दोस्त ने सर्च की, उसने बताया कि यार देखो, जब किसी सिटी का नाम आता है ना, तो वो कंटेंट होता है ना, वो सिटी तक रह जाता है। फिर वो आगे नहीं जाता। ये सोशल मीडिया का एक है कि यार ये सिर्फ इसमें नाम यूज़ हो गया, तो इसको आगे नहीं, क्योंकि वो एक सिटी की प्रमोशन टाइप हो जाती है। यस। तो आप ऐसा करो, आप वो ना गुजरांवाला ख़त्म कर दो। फिर यूनिक वाइन्स मुझे इतना नहीं था लग रहा। देन मैंने सोचा कि हम क्या करें, तो हमने कहा था यार हम शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे तब स्टार्टिंग में। तो शॉर्ट से वो माइक्रो और आगे वो फिल्म से फिर वो माइक्रो फिल्म्स। तो बेसिकली फिर हम लोगों ने इसका नाम रखा और फिर इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई कि गाइस वोट करें यूनिक वाइन्स के यूनिक माइक्रो फिल्म्स। तो माइक्रो फिल्म्स के वोट ज़्यादा आए, देन हम लोगों ने मैंने इसका ये नाम रख दिया। तो ये किस ईयर में फिर आपने बाकायदा इसको स्टार्ट किया? 2018 के अंदर मैंने इसको बाकायदा स्टार्ट दिया था, ओके। यूनिक माइक्रो फिल्म्स को। ओके फाइन। अच्छा अली ये बताएं कि ये जो कॉमेडी स्किट्स हैं और जो शॉर्ट फिल्म्स हैं इसमें टेक्निकली क्या डिफरेंस है? आई मीन मुझे इस बारे नहीं आइडिया, तो आप थोड़ा सा इसको बेसिकली elaborate जो करें। कॉमेडी स्किट्स होती है ना, लाइक अभी हम जैसे बैठे हैं तो आप यहाँ बैठे हैं, आपका टेक मैंने यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया। कॉमेडी स्किट्स में बस वो एक फनी एलिमेंट्स होते हैं, एक दूसरे से लड़ाई, ऊंच नीच, जो भी चीज़ें हैं। जो शॉर्ट फिल्म होती है ना, बेसिकली फिल्म का मतलब होता है एक स्टोरी लाइन। आप एक स्टोरी को लेकर जा रहे होते हो, लाइक जहाँ से आपने स्टार्ट करना है वहीं पे एंड। आपने अक्सर जैसे मूवीज या ड्रामे देखे होंगे, वो सबसे पहले एंडिंग सीन दिखाते हैं, थोड़ा सा दिखा के बाद में एक स्टोरी चलाना शुरू करते हैं और एंड आके वहीं पे खत्म होता है। तो शॉर्ट फिल्म बेसिकली इस टाइप की होती है जिसके अंदर एक पूरी स्टोरी होती है, इमोशंस होते हैं आपके। फिर अगर आप कॉमेडी फैक्टर है तो वो एक तरतीब से चलती हैं चीज़ें, जबकि कॉमेडी स्किट्स के अंदर कोई तरतीब नहीं होती, कोई स्टोरी नहीं होती। मतलब सास बहू की लड़ाई अगर दिखा रहे हैं आप लोग, तो वो कभी किसी चीज़ पे हो रही है, क्योंकि वो एक स्टोरी नहीं है, वो डिफरेंट सिचुएशंस है। तो कॉमेडी स्किट्स में सिचुएशंस होती हैं और शॉर्ट फिल्म के अंदर एक पूरी स्टोरी होती है। ओके फाइन। अच्छा यार ऐसा है कि ये जो अभी आपने टेक्निकलिटीज़ शेयर की हैं, मोस्टली हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स एमसीए में या दीगर जो इस हवाले से हमारे इदारे हैं वो इन चीज़ों को बाकायदा रस्मी तालीम के ज़रिए सिखा रहे होते हैं, लेकिन आपकी डिग्री फ़िज़िक्स में है जी जी। माशाल्लाह, और आप इसके बिल्कुल बरक्स काम कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर ये चीज़ें हैं, बिल्ट इन हैं कि आप माशाल्लाह आपकी जो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है वो ज़बरदस्त है
कि आप इन चीज़ों को बग़ैर रस्मी तालीम के ये कर रहे हैं, या इसमें बाकायदा कुछ आपने कोर्सेज़ किए हैं या किसी मेंटर से आपने ये चीज़ें सीखी हैं? नहीं, नहीं, ये तो सारी बिल्ट इन नहीं है, क्योंकि आपको बताया था कि जैसे शुरू से एक चीज़ का शौक था। तो जब आपको किसी चीज़ का पैशन होता है ना, तो आप कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से उस चीज़ को ना सीख रहे होते हो। कहीं न कहीं उसको देख लिया, ड्रामे देख लिए। मैंने बेसिकली टीवी से बहुत ज़्यादा सीखा है। मेरे जो फ़ेवरेट हैं जो मेरे आइडल हैं, वो हैं इमरान अशरफ अवान। मैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करता हूँ। मुझे अभी तक याद है उनका एक ड्रामा आया था अली फल्ला और इंसान, और उस ड्रामे के अंदर उनका जो सबसे पहला कैरेक्टर था उन्होंने किया था एक ट्रांसजेंडर का। तो मैंने वो जिस तरह बोलते थे, मैं शीशे के आगे खड़ा होता था, प्रैक्टिस करता था। अगर किसी ने एकदम से दरवाज़ा खोल लिया, ये क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। वैसे मैं तो कोई एक्ट गा रहा था। तो बड़ी चीज़ों को इस तरह करके भी सीखा है। और अगर हम लोगों को प्रॉपर आपको बताया कि जैसे मेरी जो डिग्री थी वो टोटली से ऑपोज़िट है, क्योंकि वो पेरेंट्स की विश थी। तो मैं तो चाहता था कि मैं आर्ट्स में जाऊँ, मैं ऐसे एनसीए में जाऊँ, मेरा भी एक ड्रीम था। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा वो एक, ये मैं तो कहता हूँ ये अल्लाह ताला की एक नेमत होती है, जो आपको मिल जाती है। और आपके दिल में जो चीज़ आपकी होती है, वो कहते हैं कि अगर आपके दिल में सच्ची चीज़ है ना, सच्ची विश है, तो अल्लाह पाक उसे ज़रूर पूरा करते हैं। बस वो उसका जो मिशन है, उसका जो मतलब एंड पे जो मकसद होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। तो वेरी वो ट्रू। आपकी जो चीज़ है, वो आपको फिर मिल के रहती है। तो मैं तो यही अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे मकसद अच्छे थे, तो मेरी ज़िंदगी में मुझे हर चीज़ मिलती गई। अच्छा अली, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपनी फैमिली के साथ आपका कंटेंट जी, देखता जी। हूँ, और कभी-कभी ऐसा होता है कि छुट्टी के दिन आप बैठते हैं, तो चूँकि मैं खुद भी हुँ, सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, अपने सोशल मीडिया एनालिटिक्स को चेक करता हूँ। वैसे तो मेरी टीम इन चीज़ों को देख रही होती है, लेकिन टिकटॉक को मैं खुद मैनेज कर रहा होता हूँ, चूँकि उसमें मतलब एक कंटेंट आपका शॉर्ट होता है, लेकिन उसमें छोटी-सी गलती भी आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स पैदा करती है। रहती है। तो इसकी छोटी-सी मिसाल ये है कि मैंने जूनियर कमांड कोर्स में एक ट्रेनिंग की पुलिस ऑफ़िसर्स की। तो जूनियर कमांड कोर्स बेसिकली डीएसपीज़ के लिए होता है, जो एसपीज़ प्रमोशन के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे मेरे स्टाफ ने क्या किया कि एक छोटी-सी वीडियो टिकटॉक पे डाल दी। वो वीडियो ओवरनाइट वायरल हो गई, मिलियंस में उसको व्यूज़ मिल गए, लेकिन उसमें पब्लिक ने अपनी ग्रीवेंसेस और अपना गुस्सा और वो सारी चीज़ें कमेंट्स की सूरत में की, और पुलिस को उन्होंने काफ़ी ग्रिल किया, काफ़ी रोस्टिंग हुई। वो डीजीपीआर तक वीडियो पहुंची, और फिर वहाँ से एडिशनल आईजीपी ट्रेनिंग्स को, फिर आईजी को, देन मुझे जो डीआईजी थे उनकी कॉल आ गई कि यार ये क्या है। तो मतलब वो एक बड़ा ना हसास चीज़ें होती हैं कि आपको बड़ा देखना पड़ता है व्हेन इट कम्स अबाउट सोशल मीडिया और सोशल स्पेशली यस। टिकटॉक। तो मैं आपका कंटेंट देखता हूँ, और इतना ज़बरदस्त कंटेंट होता है, फैमिली कंटेंट होता है, जिसमें किसी भी किस्म की कोई वल्गैरिटी नहीं होती, और मुझे ऐसे लगता है कि यार ये हर घर की स्टोरी है, बिकॉज एज अ साइकोथेरापिस्ट आई यूज टू इंटरेक्ट विद द वुमेन, और पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम देखते हैं कि हमारी जो वुमेन हैं वो काफ़ी सप्रेस्ड होती हैं। हम इसको माने या ना माने, मैन ओरिएंटेड सोसाइटी है, और इसमें इसलिए भी हम इसको पेट्रियार्की के मानों में लेते हैं कि जो भी एक डेवलपिंग सोसाइटी होती है या रवायती मुआशरा होता है, वहाँ पे मैन आर टू बी मीन एज द ब्रेड विनर्स फॉर द फैमिली। तो मर्दों की एक हाकमियत होती है। तो आपका जो कंटेंट है वो सारे का सारा इतना रेलिवेंट होता है हमारी ट्रू सोशल डायनामिक्स के साथ, कि कोई एक वीडियो भी आप पकड़ें, उसको देखें, तो आपको लगता है कि यार ये तो हर घर की स्टोरी है। तो इसकी जो सारी की सारी स्क्रिप्ट राइटिंग है वो कौन करता है? और दूसरा, जो आपने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स चूज़ किए हैं, लाइक एक तो पुप्पो का कैरेक्टर है और एक देसी मॉम का कैरेक्टर है। तो ये आपने खुद चूज़ किए, या आई मीन कि जो आपके बल्कि अब तो आप खैर माइक्रो फिल्म्स को खुद ही हेड कर रहे जी, जी, हैं, तो जी। इज़ इट योर ओन चॉइस, आर योर मेंटोर्स आर समबडी एल्स सजेस्ट यू कि नहीं यार तुम्हें ये कैरेक्टर सूट करेंगे? नहीं, एक्चुअली बात ये है, क्या पता है ना, 2018 में जब स्टार्टिंग की, तो तब हम लोग नॉर्मल वीडियोज़ नहीं बना रहे थे, जैसे सब बनाते थे। तो ये लॉकडाउन की बात है, जब लॉकडाउन लगा, आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ बंद होगी, हम लोग घरों में आ गए। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग बाहर निकल नहीं थे सकते, इतनी ज़्यादा सख्ती होती थी। तो बस जिनके घर आस-पास हैं, वो एक-दूसरे तक ले जा सकते थे। पहला 1-2 हफ्ते गुज़रे और यकीन मानिए हमें ऐसा लगता था कि जैसे ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं है। हर चीज़ इतनी बोरिंग, ना वीडियोज़ बना पा रहे, ना कुछ और। और घरों में ना मुझे डाँट पड़ती थी, मतलब अगर मामा को मैंने ये कह दिया, मामा ये बना दो, वो बना दो, तू यूनिवर्सिटी होना है, चंगा होना है, मैनू इन्ने मसले इन्होंने दे, मतलब वो कुछ भी जो चीज़ें होती थी। हुँ, हुँ। एक दिन मैंने हमज़ा को घर बुलाया, कहते यार, मैंने कहा यार हम देख वीडियो बनाएँ। एक सेकंड, हमज़ा वही है जो अमीर हमज़ा। आरजे अमीर जी, हमज़ा जी, है, वो जो आरजे। रिच मॉम? जी, जी, रिच मोम, आरजे मीर हमज़ा।
तो मैंने उसे कॉल की, मैंने कहा यार मेरे घर आ सकता है? कहता हाँ यार ये रास्ते हैं, मैं यहाँ अल्टरनेट यहाँ से आ सकता हूँ, वहाँ से हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। हम कोरोना के दिनों वो मेरे घर आया, मैंने उसे डिस्कस किया, तो मैंने कहा हमजा यार इस चीज़ पे वीडियो बनाते हैं। तो कहता है नहीं यार लोगों को क्या। मैं कहा यार सीरियसली अभी देख हमारे साथ घरों में यही हो रहा है, हम दिखाते हैं कि देसी मतलब ड्यूरिंग लॉकडाउन कि हमारी अम्मियाँ लॉकडाउन के अंदर क्या करती हैं। जैसे हमने पास्ते की फरमाइश कर दी है, कोई भी चीज़ की, कहता चलो बना कर देखते हैं। हमने एक वीडियो बनाई, पहले वो उर्दू में ही बात करता था, तो एकदम हमजा ने एक डायलॉग है पंजाबी में बोल दिया। कहता सॉरी सॉरी यार ये टेक कट कर दो, पंजाबी में बोला गया। मैंने कहा हमजा मुझे अच्छा लगा है, तुम ऐसा करो सारा उर्दू वाला ख़त्म करो, दोबारा से शुरू करते हैं, सारा पंजाबी में बनाते हैं। कहता ऑडियंस नहीं लाइक करेगी। मैंने कहा यार मुझे अच्छा लग रहा है, तू कर। उसने किया, मैंने सभी से बात की, मैंने कहा यार ब्रो अब तो आप अभी नहीं इधर आ सकते, तो क्या अगर आप कहते हो तो, क्योंकि वो मेरा थर्ड मेंबर भी है और बेसिकली वो मेरा को फाउंडर है समी जो मेरे साथ है। हम दोनों ने मिलकर इस चीज़ को स्टार्टअप किया था। और क्योंकि इधर वो सारी चीज़ें वो मैनेज करता था और उसने बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया, तो मैंने उसे कॉल की। मैं कोई भी चीज़ समी के बगैर नहीं करता, अगर मुझे कोई भी डिसीजन लेना है। एक सेकंड, ये समी कौन है? थोड़ा सा मुझे थोड़े से हेल्दी सा और ग्लासेस लगाई होती है। ओके वो जो मेरा बच्चा अक्सर बनता है और वो अक्सर मार खाता रहता है समी। यस। अच्छा, मुझे अब ज्यादा नाम था ना, वो जो अक्सर अब्बू भी बन जाता हाँ है। जी, अब वो भी बनते हैं और वो ठीक है। तो समी वो है, वो बेसिकली को फाउंडर भी हैं, क्योंकि मेरे साथ उन्होंने स्टार्ट किया था और वो इधर रह के चीज़ों को मैनेज करते थे और मैं सारा उधर मैनेज करता था। तो फिर जब मैंने उसको बोला, उसने कहा यार मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पेज पे कंटेंट लगना चाहिए। ज़ाहिर बात इतनी देर से कुछ लगा नहीं। वो हम लोगों ने पहली वीडियो अपलोड की, एकदम से पहले व्यूज़ आ रहे थे 10,000 20,000। वो पहली वीडियो जो 1 मिलियन क्रॉस कर गई। आई एम शॉक्ड। हमजा कहता है फ़ोन है भाई, ये क्या हो गया है? मैंने कहा ब्रो बस ये चीज़। फिर उसने कहा यार हाँ मुझे ना ये पॉइंट मिल गया है, हमजा ने बोला। मैं कहा क्या? कहता बस अभी हम लोग जो भी वीडियो बनाया करेंगे ना, अभी हम दोनों अपने अपने घरों से पूछेंगे, यहाँ से पूछेंगे यार ये चीज़ें कैसी होती हैं। अभी हम सारी सिचुएशंस ऐसी उठाया करेंगे कि फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे साथ अम्मियों ने और क्या क्या किया है। फिर हम लोगों ने बचपन के दिन बनाना शुरू कर दिए कि बचपन में अम्मियाँ हमारे साथ क्या करती थी। फिर हर चीज़ को हम लोगों ने, फिर एक जो हमारे साथ हुआ है, आई मीन के जो रियल लाइफ डायनामिक्स थी आपने उसको रिलेट कर दिया अपनी वीडियोस के साथ। वीडियोस के साथ। और वो ऐसी चली अल्हम्दुलिल्लाह के ऐसे व्यूज़ आना स्टार्ट हुए कि मेरी एक ड्रीम बुक है जिसके ऊपर मैंने लिखा था कि मेरे 2020 में 10K सब्सक्राइबर होंगे। और जब वो डे आया था तो मेरे पास मेरा सिल्वर बटन था 100K सब्सक्राइबर। माशाल्लाह। तो वहाँ से फिर वो भी बात होती है कि अल्लाह ताला वाकई कहता है कि आप सब्र करो, आपकी सोच भी नहीं, मैं आपको सोच से 10 गुना ज़्यादा दूंगा। तो मुझे एक वो भी चीज़ मिली, सब्र भी करो और फिर मेहनत सारी बात है, मेहनत तो हमारी थी। मैं मतलब हर वीक आता था घर, मतलब इतनी डांट पड़ती थी कि हर वीक क्यों आते हो, तो मैं झूठ बोल देता था, आपसे उदास हो जाता हूँ। असल में उनको भी पता होता था मैं क्यों आता हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो वही कहते थे कि तुम जिन फजूल चीज़ों में लगे हो फ़ायदा कुछ भी नहीं होना, तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलना, तो बस कोशिश यही करो तुम अपनी डिग्री पे दो। तो बेसिकली देसी मोम तो वहाँ से आई थी। और फिर बनाते बनाते एक दिन ऐसी छोटी ईद के दिन आए। छोटी ईद थी तो इससे पहले एक दिन मैंने समी को बोला कि यार मुझे ना एक आइडिया आ रहा है। कह रहा क्या? तो सॉरी बड़ी ईद थी। तो मैंने कहा क्या? मैंने कहा यार बड़ी ईद है, तुझे पता है पुप्पो घर में आती हैं और क्या क्या चीज़ें, क्योंकि मेरी पुप्पो तो भाई हैं, मैं तो साफ बोलूँगा, वो थोड़ी सी लिटरली ऐसी हैं। तो कहता आइडिया क्या है? तो अब हमने देख रहे आप बिल्कुल ओपनली ये बात कर रहे हैं। नहीं मुझे इस चीज़ से कोई मसला, मेरी पुप्पो को पता है, वो तो मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब डांटती हैं। लेकिन उन्होंने कहता है पुप्पो मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन आपकी वो थोड़ी सी चीज़ें हैं। और ऑब्वियसली रिश्तों में यही एक बेसिकली जिन्हें लोग गलत समझते हैं ना, मैं उनको गलत नहीं वे में कहता, मैं कहता हूँ यही एक प्यार है, ये भी एक मज़े की चीज़ है। वो नोक जोक लाइफ में हर चीज़, वो जो लाइफ में क्रिस्पीपन है वो उसी वक्त आता है कि जब आप के हल्के फुल्के डाइवर्जेंसेस भी होते हैं, नोक चोक भी रहती है। जी। अदरवाइज अगर सब भी बहुत ज़्यादा पोलाइट पे से चीज़ों को कैरी करेंगे तो वो एक क्रिस्पीपन खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है कि पुप्पो जो है मेरी वो थोड़ी सी ऐसी हैं। उनके वो जब भी उन्होंने आना, स्पेशली वो तो मुझे तंग भी करती है ज़्यादा कि मतलब मैंने इसके रूम में सोना है, मुझे नहीं पता, मुझे यही रूम चाहिए, भाई मुझे यही चीज़ चाहिए, मतलब जो चीज़ मैं करूँगा उनको बस वही चीज़ चाहिए। तो एक वो भी एक मज़ा आने लग गया मुझे भी कि हाँ यार, जब उन्होंने मेरी वीडियो देखी पुप्पो वाली, तो जब मेरे माइंड में जब ये आइडिया आया था तब तो वो बड़ी थी, आपको बताया, तो हमने लिखा था ईद के रंग पुप्पो के संग। और जिसके अंदर एकदम दिखाया कि मेरी एंट्री होती है और वो सीखे साफ गा रहा होता है और वहाँ से वो सारी चीज़ें। जब वो वीडियो आई तो लोगों ने उसको उससे ट्रिपल प्यार मिला। मेरी वीडियोस ऐसे मिलियंस में जा रही थी, मुझे एक नई पहचान मिल गई। मेरा नाम अली हैदर से एक देसी मोमर पुप्पो अभी तक, मतलब अभी भी ऐसा चीज़ होता है कि अब एक वक्त है माँ के ने कहता हूँ खुदा का नाम है, मेरे ये 2 करैक्टर्स निकाल के ना कुछ नया दे दो।
जब मैं नया करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो कमेंट्स होते हैं, आपको पता है हमारी ऑडियंस, यस। उनको चाहिए दो चीज़ें। वो कहते हैं नहीं यार, अम्मा बनाना तो उसको बनाओ, फूफो बनाना तो उसको बनाओ, बस हमें यही यही बंदा चाहिए। अच्छा, ये जो आपने बात कही है ना, ये कहीं न कहीं अनकॉन्शियसली मेरे माइंड में भी चल रही होती है कि यार ये जो आपकी कैरेक्टर्स आपने दिए हुए हैं एक दूसरे को, तो इसमें अली को एक डिफरेंट रोल मिलना चाहिए थोड़ी देर के लिए, या वो जो आरजे अमीर हमज़ा है वो भी अपने रोल्स को मेरे ख्याल से थोड़ा स्विच करता है। लेकिन ये ऑडियंस की फिर डिमांड है कि वो आपकी इमेज हैम्बरिंग इतनी हो चुकी है कि वो आपको देसी मॉम या फुप्पो के रूप में ही देखना देखना चाहते चाहते हैं। हैं। अच्छा यार, ये जो इसका स्क्रिप्ट है वो आप खुद लिखते हैं या आप लिखवाते हैं इसका नहीं, नहीं, स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट हम लोग सब खुद लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई वीडियो बनानी होती है, तो अभी जैसे रिसेंटली वीडियो आ रही है, आपको पता है नया साल है, तो जैसे पिछले साल हम लोगों ने पुप्पो को चलाया था, तो अभी भी अभी आ रही है। मैं वैसे लोगों को बता रहा हूँ अभी यहाँ पे, जो हमारी जो न्यू स्क्रिप्ट है वो है नया साल और पुप्पो की चाल, ठीक है? तो वो अभी वो इतनी ज़्यादा मज़े की वो चीज़ आएगी। अब उसमें यही चीज़ होता है कि मैंने उनको बुलाया कि यार देखो, अभी हम लोगों का ये टॉपिक है पुप्पो से रिलेटेड, तो अब ज़ाहिर बात है नया साल है, पुप्पो क्या 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 सिचुएशंस होगी, सबको बता देते हैं कि यार आपने ये सब चीज़ें सोच लेनी है। फिर एक दिन उनको दिया जाता है कि भाई हाँ, मंडे हमारा बेसिकली होता है स्क्रिप्टिंग डे, जब हम लोग सब इकट्ठे होते हैं। हाँ भैया, आपने क्या सोचा, आपने क्या सोचा, आपने क्या सोचा है, वो सब अपने पॉइंट्स, अपने आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करते हैं। फिर वो सब चीज़ें आपस में फ्लक्चुएट होके हर चीज़ होके जो एक फाइनल स्क्रिप्ट रेडी होती है वो इस तरह होती है। यहाँ पे किसी एक की मेहनत नहीं होती, हम ओके। तीनों की, यहाँ जब हम 6 वगैरह इकट्ठे बैठते हैं, तो वो सबसे जो भी एक उन्होंने डाटा इकट्ठा किया होता है, वो सारा इकट्ठा करके उनमें से जो चीज़ सबसे परफेक्ट होती है वो निकाल के एक स्क्रिप्ट रेडी करते हैं। अच्छा अली, इसमें ना मैंने देखा है कि ना सिर्फ आपकी जो स्क्रिप्ट राइटिंग है वो इतनी परफेक्ट होती है, उस स्क्रिप्ट के साथ जो आप लोग अटायर्स या जो ड्रेसेस चूज़ करते हैं वो इतने अलाइन कर रहे होते हैं, आई मीन कि वो वहीं आपको एक कन्वेंशनल लिबास नज़र आते हैं जो कि हमारे घरों में होते हैं। हम एलीट क्लास की बात नहीं कर रहे, हम अब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो एक फ़ैशन का कल्चर है या जो कपड़ों के कलर्स या स्टाइल्स यूज़ होते हैं, वो सारे के सारे आप वहीं कर रहे होते हैं। और स्पेशली जो ड्रेसिंग आप चूज़ करते हैं वो मतलब मुझे इतनी वो परफेक्ट लगती है, इतनी मज़े की लगती है कि मैं कहता हूँ कि यार ये पता नहीं किस तरह कर लेते हैं और ये कितनी इसकी रिहर्सल्स करते होंगे। तो आप इसकी बाकायदा रिहर्सल्स ही करते हैं या वन गो में ही ये सारी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है? नहीं, ये तो वन गो में सारी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि सबसे पहले क्या होता था, हम लोग सिर्फ दुपट्टे ले एक वीडियो बनाते थे। तो फिर एक जगह मैं लाहौर में एक वर्कशॉप थी एक्टिंग की ना, तो वहाँ से मुझे इनविटेशन आया। लोगों के लिए तो पेड थी, लोगों ने उसके लिए 50,000 पे किया हुआ था पर पर्सन वहाँ पे। तो मुझे उन्होंने बोला कि आप आएँ, हमें आपकी एक्टिंग अच्छी लगती है, अगर हमें आपको कुछ सिखाने का मौका मिल जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं उस वर्कशॉप पे गया। अब बेसिकली वो थिएटर क्लासेस होती है। अच्छा, थिएटर भी अभी लोगों को ना नहीं पता थिएटर क्या चीज़ होती है। लोगों को लगता है कि जो स्टेज ड्रामा वगैरह होते हैं थिएटर्स यही होते हैं। तो एक्टिंग के भी थिएटर्स होते हैं, यस। जहाँ पे आपने हर चीज, यहाँ पे जो हम वीडियो बनाते हैं, अभी अगर हमारी कोई भी चीज़ ठीक नहीं होगी, हम कैमरा ऑफ करेंगे, वहाँ से दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, एडिटिंग में सब चीज़ें हो जाती हैं। जब थिएटर होता है वहाँ पे आपने ना हर चीज़ लाइव परफॉर्म करनी लाइव है, परफॉर्म और वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। और थिएटर का एक रूल होता है कि आप माइक यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे, आपको माइक यूज़ करने की अलाउ नहीं होता ना। तो आपके वॉल्यूम जो होता है पिच को सेट किया जाता है। जैसे जब मैं वहाँ पे मतलब 7 डेज़ की मेरी वर्कशॉप थी, तो सुबह उठते थे, वो हारमोनियम लेके आ जाता था, हम लोग बैठ के अपनी प्रैक्टिस करते थे, हमारी वॉइस की पिच बनाई गई कि अगर हम इतना आराम से भी बोले हमारा वर्ड्स उतना ही क्लियर आए, और लाउड भी बोले हमारा वर्ड्स उतना ही क्लियर आए। तो एक ये चीज़ होती है। तो रिहर्सल वगैरह तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं की, वहाँ से वो चीज़ें आई। उन्होंने मुझे एक चीज़ मेंशन की कि यार देखो, जब आप किसी चीज़ को कर रहे हो ना, तो करैक्टर को पूरा, अगर आप ये करैक्टर कर रहे हो तो आप ये कपड़े क्यों नहीं पहनते। तो मैंने बताया कि अगर दुपट्टा लेते हैं लोग इतनी बातें करते हैं, तो जब वो पूरा मैं ड्रेसअप होऊंगा तो लोग, उसने बोला कि देखो, जब आपने एक चीज़ को चूज़ कर लिया है, आपका प्रोफेशन है, आपको पता है ना कि आप गलत नहीं कर रहे, आपका मकसद किसी का हर्ट करना नहीं है, किसी को ये चीज़ें करना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल अपनी लाइफ में अच्छा जा रहे हो, तो लोगों को छोड़ दो सोचना कि लोग क्या सोचेंगे। लोगों का काम बातें करना, पर अच्छे रह के भी देख लो, बुरे बन के भी देख लो। तो तब उन्होंने बोला, जब हम इधर आए तो हम लोगों ने कहा यार आज से हम जब भी कोई करैक्टर करेंगे ना, प्रॉपर हम लोग वो पहनेंगे हर चीज़, ताकि लोगों को पता लगे हम चीज़ क्या कर रहे हैं। तो फिर वो लोग और ज़्यादा लोग उससे जुड़ गए कि वो इतनी क्यूट लगने लगे। लोग कहते हैं हाँ यार, आप तो दुपट्टा लेके बड़ा क्यूट लगते नहीं, हो। असल में मुझे तो इतने क्यूट लगती है ना, जैसे वो आजकल आरजे मीर हमजा है, तो वो मेरे ख्याल से अरूबा जी 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 का कैरेक्टर कर रहा है, तो वो इतना परफेक्ट कैरेक्टर कर रहा है। जी फिर जी इसी तरह आप समी की बात कर रहे हैं, तो समी इतना खूबसूरती से वो एक रवायती फादर बना हुआ होता है कि बिल्कुल उसके जो जुमले हैं, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो अटायर है, वो बिल्कुल अलाइन होता है उस कैरेक्टर के कैरेक्टर साथ। से।
अच्छा यार, आपने लोगों के बिहेवियर की बात की है, जी, जी। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे सोसाइटी में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हम जैसे ही किसी इंसान को देखते हैं कि वो कामयाबी की तरफ जा रहा है या वो कामयाब हो गया है, तो या तो हम केकड़ा अप्रोच अपनाते हुए उसकी टांगें खींचना शुरू कर देते हैं, या हम क्या करते हैं कि जेलसी में आके हम लेग पुलिंग करेंगे, हम लोग उसके बारे में गलत बोलेंगे, हम उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको गिराने के लिए हम प्लानिंग्स करेंगे, हम दूसरों को गिरा कर खुद कामयाब होने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सोसाइटी की अप्रोच है, ये फिर हमें डिफरेंट रवैयों में नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूँ कि yesterday I had a session with the ADCs and assistant commissioners. I've been invited by a DC. तो वो जो डिस्ट्रिक्ट था, उस डिस्ट्रिक्ट की सोशल मीडिया टीम ने क्या किया कि मेरी पिक्चर्स को, जो ट्रेनिंग वर्कशॉप की पिक्चर्स थी, उसको सोशल मीडिया पे डाला। तो वो मैंने देखा, मैंने कहा ज़रा देखूँ तो सही कि पब्लिक क्या रिस्पॉन्ड कर रही है। तो उसमें लोगों ने बजाय इसके कि आप एक अच्छी एक्टिविटी को अप्रिशिएट करें कि भाई एक ट्रेनिंग वर्कशॉप है, लोगों ने उसमें बड़ी अजीब-अजीब सी बातें, अच्छे कमेंट्स भी थे, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि भाई इन चीज़ों की ज़रूरत ही क्या है, इतने पढ़े लिखे लोग भी ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, जबकि उनको ये आइडिया ही नहीं कि आपकी प्रमोशंस में भी बहुत सी ट्रेनिंग्स इन्वॉल्व हैं, और आपकी जो ट्रेनिंग्स हैं ये आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज़ में वैल्यू ऐड करती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बहसीयत मजमूई कौम का रवैया देखें तो इट्स वेरी डिस्करेजिंग। हम एक कंफर्ट ज़ोन में बैठे हुए बंदे को, नालायक, निकम्मे, हड-हराम बंदे को कुछ नहीं कहेंगे। चाहे वो 40 साल तक, 50 साल तक घर बैठ के रोटियाँ तोड़ता रहे। लेकिन जैसे ही कोई बंदा ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है तो आपके अपने भी मुखालफ हो जाते हैं, और फिर सोसाइटी की तरफ से भी आपको रोस्ट किया जाता है, ग्रिल किया जाता है। और आप जो कैरेक्टर कर रहे हो, देसी मॉम और फुफ्फो का, तो इसमें आप हो तो एक मेल, माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इतना खूबसूरत बिल्कुल। मेल बनाया। वो अलग बात है कि आपका एक पैशन है, एक शौक़ है, और आप जब एक्टिंग करते हैं तो आप कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो जो पब्लिक का रिस्पॉन्स है वो कैसा होता है व्हेन यू यूज्ड टू इंटरैक्ट विद देम इन द मार्केट्स? बिकॉज़ मैं एक ट्रेनर हूँ, मेरी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। मेरी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो सिविल सर्विस में होगी या कॉर्पोरेट सेक्टर में, जो लोग मुझसे ट्रेनिंग्स लेते हैं। लेकिन आप तो चूँकि एक सेलिब्रिटी हैं, या आप एक सोशल मीडिया आइकॉन हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, फिर आपकी मिलियंस में व्यूज़ है, व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है। तो आप तो जहाँ पे भी जाते हैं लोग आपको देखते हैं, तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है? कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। जब हम डिफरेंट सिटीज़ में गए तो वहाँ से तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। स्पेशली जो मेरा शहर गुजरांवाला है, यहाँ पे कुछ लोगों ने बहुत बैड रिस्पॉन्स दिया। स्टार्टिंग में जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक दफ़ा मॉल गया फैमिली के साथ, तो वहाँ पे किसी ने आवाज़ लगाई, "नी पुप्पो", मतलब इट्स ओके, मैंने कहा मेरा करैक्टर है, मैं ऐसी चीज़ों को ये सोच के चुप कर दिया। तो जो भी है, किसी को लगा, "ओ खुसरा जा रहा है, ओए हुँ। वे दुपट्टे लेंदे ने।" कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो कमेंटिंग करते अच्छा, हैं। वैसे ये कितनी आपको तकलीफ़ होती है ना कि आप जब एक काम कर रहे होते हैं और लोग इस किस्म की आवाज़ें कसें, और स्पेशली आप अपनी फैमिली के हुँ, साथ मूव कर रहे हो, तो पहली चीज़ तो ये है कि इट्स सो अनएथिकल। ये एग्ज़ैक्टली। इंसानी तहज़ीब के खिलाफ़ है कि आप किसी को आवाज़ें कसें और फिर इस किस्म की बुरी आवाज़ें कसें, कि मतलब इट्स योर लाइफ़। कोई कोई कौन होता है कि पब्लिक प्लेसेस पे इस किस्म की आवाज़ें कसने वाला? तो आप फिर बड़ा हर्ट भी होते हैं, और फिर फैमिली की तरफ से भी एक आपके ऊपर प्रेशर होता है कि भई आप को हमने मना किया था कि राइट। आप ये काम ना करें, तो अब आप इसके रिज़ल्ट्स देखें हुँ। कि पब्लिकली आपको लोग अब्यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए वहाँ पे एक पॉज़िटिव चीज़ ये हुई थी कि जब ये सब चीज़ें हुईं, तो बाद में क्योंकि सारी बातें मेरे पास कामयाबी थी, तो मेरे अब्बा जी ने मुझे एक चीज़ बोली कि इट्स ओके। जब आप ये चीज़ कर रहे हो, लोग आपको ये बोलेंगे, आप इन चीज़ों पे गौर ही नहीं करना, आप अपने काम पे ध्यान दो। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि पता नहीं इस वक़्त मेरी फैमिली क्या सोच रही होगी। लेकिन जब वही उनकी तरफ से मुझे पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आ गया, तो मैंने कहा यार इट्स ओके, अच्छा, ये ये चीज़ गुड आपने है। बड़ी इम्पोर्टेंट बात की अली, कि हमेशा मैंने देखा है कि जब भी आपको लाइफ में कोई टेंशन मिले, कोई ट्रॉमा मिले, आप स्ट्रेस में हों, तो अगर आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी हो जाती है तो वो आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। फिर ऐसी है, आपको दुनिया की परवाह नहीं रहती। ऐसी है तो बिल्कुल। इट्स वेरी पॉजिटिव, इट साउंड्स वेरी पॉजिटिव। अच्छा, ये बताएं कि पेरेंट्स तो पहले हुँ, इन चीज़ों के अगेंस्ट थे कि भाई ये हुँ, चीज़ें नहीं करनी, पढ़ाई पे फोकस हुँ। करो। अब अली अली ने अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री भी डिग्री भी मुकम्मल कंप्लीट कर कर ली, लिया। और फ़िज़िक्स में आपकी कौन-सी डिग्री है? बीएस फिज़िक्स। बीएस फ़िज़िक्स में डिग्री भी होगी, माशाल्लाह मिलियंस में फ़ैन फॉलोइंग भी हुँ, है, एक शोहरत भी है, इज़्ज़त भी है।
और फिर मोर देन डैट कि भाई पैसा भी है। ऐसे ही तो है। अब पेरेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा है? नहीं, अभी तो बहुत अच्छा है, आपको पता है ना, जैसे ही जब यही चीज़ होती है ना, बेसिकली उनको पता नहीं होता ना कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ उसका भी फ़ायदा है। क्योंकि स्पेशली पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो कंटेंट क्रिएटर या गेमर्स या जितनी भी ऐसी चीज़ें ना, लोग इसको इतना सपोर्ट नहीं करते कि यार ये काम थोड़ी है, जबकि देखा जाए ये भी एक काम है। तो अभी तो मेरे पेरेंट्स को मेरे साथ ऐसे वो सपोर्ट मुझे करते हैं, मुझे किसी की टेंशन नहीं है। मेरे अब्बा जी मुझे खुद कहते हैं, बेटा मैंने एक करैक्टर देखा था, तुम ये वाला करैक्टर करो। तो मेरे लिए वो सबसे खुशी की बात है। यस। रिसेंटली मुझे अभी तक याद है कि घर में वो मैं बैठा हुआ था एक दिन, ऐसे शूट से आया हूँ, तो मेरी अम्मी के पास ना एक कोई उनकी फ्रेंड आई हुई थी, तो वो कह रही कि बाजी है ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿश्ते नहीं कि कौन उन्होंने रिश्ता कोई भी नहीं देता है जो भी चीज़ है। तो मेरे अब्बा जी फ़ोन पे थे, तो उन्होंने मामा को, मतलब मामा ने बाद में बताया, वो कहते थे जरा मैनू फ़ोन दे, मैंने कहना तुम अपनी धियां को रखो या सानू रिश्ते की टेंशन नहीं, सानू अगे ही बड़े आते हैं। तो लोग जो आके उनको आके करते हैं, ये चीज़ें करते हैं, उनका काम ही यही है। अच्छा अली, जो मेरी इस हवाले से 2 सेंट्स हैं वो ये हैं कि बेसिकली जो इल्म है, जो नॉलेज है या जो तालीम है, वो आपके शऊर को बेहतर करती है। बिल्कुल। और जितना किसी इंसान के अंदर शऊर बढ़ता चला जाता है, वो इंसान ये समझ जाता है कि उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं और एथिक्स क्या हैं, बिल्कुल। वैल्यूज़ क्या हैं। लेकिन आपने गुजरांवाला का ज़िक्र किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि अभी चूँकि यहाँ पे जो एक लिटरेसी रेट है वो भी नहीं बढ़ पाया, और अमूमी तौर पर जो डेवलपिंग सिटीज़ होते हैं वहाँ पे लोगों में इन चीज़ों के हवाले से एक्सेप्टेंस बहुत कम होती है। बिल्कुल। चूँकि अगेन आई वुड से कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में हम लड़कों को देखते हैं कि भाई लड़कों ने मूंछें रखी हुई हैं, लड़कों का एक रोब और दबदबा है, और जब एक लड़का एक्टिंग के शोबे में आता है तो फैमिली की तरफ से तो रेजिस्टेंस होती ही है, सोसाइटी की तरफ से भी होती है। लेकिन ये ऐसा ऐसा चीज़ें काफ़ी बदल जाएंगी, थिंग्स विल गेट चेंज। और आपने देखा होगा कि बिग सिटीज़ में तो आपको इस किस्म के रवैयों के बजाय बहुत अप्रिसिएशन मिलती बहुत होगी। ज़्यादा, मतलब लास्ट में अभी तक यार कराची में गए हम लोग, तो हम जैसे एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो एक फैमिली आई इतने डिसेंट तरीके से, एक्सक्यूज़ मी क्या आपके सिर्फ 2 मिनट मिल सकते हैं? हमने कहा जी। आप वही हैं जो वीडियोस बनाते हैं? सीरियसली उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया, और इतने, अगर आप माइंड ना करें, एक सेल्फ, मतलब एक तरीका है, आपको भी समझ लगती है कि यार देखो बंदा इतने प्यार से आ रहा है। यहाँ पे तो लोग आके यकीन माने, मतलब जैसे सेल्फी भी कर लेनी है, एकदम से आके ऐसे पीछे हाथ डाल लेंगे या गले लगा लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, ऐसे बड़ी चीज़ें हुई अच्छा, हैं। एक सेकंड में आपको बताता हूँ बड़ी मज़े की बात। आपको पता है कासिम अली शाह को जानते हैं जी, आप? जी, जी। अच्छा, कासिम अली शाह साहब जो है वो ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर और वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, और ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, पर्सनल डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं, और अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है। तो वो एक बार गुजरांवाला आए, एक सेरेमनी थी, तो हम एक कॉफ़ी शॉप पे चले गए, हम कॉफ़ी पी रहे थे, तो वो कहते हैं कि यार मैंने ना नेक्स्ट टाइम गुजरांवाला नहीं आना। तो मेरे साथ मेरे एक और भी दोस्त थे, तो उन्होंने शाह जी से पूछा कि शाह जी तुसी क्यों नहीं आना? तो शाह जी कहते ने यार इत्थों दे लोग जड़े ने ना वो बड़े बदतमीज़ ने, मतलब धक्के दे के, मुक्के मार के, और आई मीन ਉਹਨੂੰ पंजाबी च कहते ने हुज्जा मार के, आई मीन कोहनियाँ मार के जड़ा ना अगे हो के ते गले नूं हथ पा के कहते ने सर सेल्फी लेनी है। तो मतलब ये है कि आप ये भी नहीं देखते कि यार एक पर्सनैलिटी है, एजुकेटेड पर्सन, और आपने सेल्फी लेनी है, बिल्कुल लें। और फिर वो कहते हैं कि यार असी वाशरूम च हुन्ने आ ते कोई बंदा आंदा है ते ਉਹ आई मीन हथ धोंदियां मूँह धोंदियां जड़ा है ना वो कहता जी मैं सेल्फी लेनी है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ बुनियादी एथिक्स हैं, ये वक्त के साथ साथ लोग बिल्कुल, समझेंगे। और हमारे सिटी में तो ये बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आपको मैंने बताया, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें भी यहाँ पे ऐसी बड़ी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं, लेकिन हम लोग माइंड नहीं करते। ठीक है यार, क्योंकि हम अगर पब्लिक फिगर है ना, तो ये हमें ना अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हर इंसान की रिस्पेक्ट होती है, प्यार से वो चीज़ बोलो, आप तरीके से बोलो, मतलब गुजरावाल में स्पेशली ये चीज़ तो है। अच्छा अली, ये बताएं कि आपकी लाइफ का कोई बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या, ऐसा वाक़या कि आप किसी पब्लिक प्लेस में हैं, किसी मार्केट में हैं, तो कोई ऐसा यूनिक वाक़या कि जिसने आपके माइंड पर वो इम्प्रिंट्स छोड़े हों कि अभी भी आपको याद आता है, और आपके आई मीन मुंह पे स्माइल आ जाती है, या आप एक कहका लगाते हो कि यार क्या सीन हुआ था वो? कोई ऐसा वाक़या है तो वो शेयर करें। लॉकडाउन के अंदर ही था कि जब मैं मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो मैं उनको लेके हॉस्पिटल गया था, और वहाँ पे कुछ मतलब बच्चे, मतलब आपको पता कोरोना के अंदर तो हॉस्पिटल्स भरे होते थे, और मैं एक वार्ड के, मतलब गुजरा था सामने से, वो बच्चों वाला वार्ड था, तो वहाँ पे 2-3 बच्चों ने देख लिया अंदर जो थे, और उनकी वो जो एक स्माइल थी या उनका ऊँची हँसना, वो देखो, तो वो डॉक्टर ने देखा कि कौन है, उन्होंने इधर बुलाया उन बच्चों के पास,
तो वो मुझे मेरी वीडियोज़ की स्टोरी पूरी स्क्रिप्ट उनको याद है, वो बता रहे थे, वो चीज़ें कर रहे थे। जब वो एक मोमेंट था मेरे लिए बहुत बेस्ट था कि वो लोग देख के इतना इंटरेक्ट हुए और इतना ज़्यादा। और एक और वाक़या ऐसी लॉकडाउन के अंदर कि मुझे जब कॉल आई, मैं घर में बैठा था, मुझे एक बंदे की कॉल आई, लड़की थी कोई, आई डोंट नो उसने मेरा नंबर कहाँ से लिया, कैसे लिया। तो वो शी वाज़ क्राइंग। मैंने पूछा कि व्हाट हैपेंड? कहती मेरे ब्रदर की डेथ हो गई है, लेकिन उसको मैंने सिर्फ 6 से 7 दफ़ा हँसते देखा है, वो जब आपकी वीडियो देख रहा था। और उस मोमेंट ने मुझे इतना पॉजिटिव एक चीज़ मिली कि मैं ज़िंदगी में एटलीस्ट ऐसे लोगों के लिए भी काम कर रहा हूँ, मतलब लोगों को हँसा पा रहा हूँ। और फिर एक यहाँ से हमें मोटिवेशन मिलती है कि पहले मुझे लगता था कि यार जब क्रिटिसिज्म मिला कि नहीं ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, जब मैं ऐसे वाक़ये मेरे साथ हुए और उन्होंने मुझे बेसिकली चेंज किया कि नहीं यार मुझे ऐसे लोगों के लिए काम करना है। एटलीस्ट अब लोगों को इतने मुश्किल वक़्त में हँसा रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो। और वो बच्चों का प्यार, और इसी तरह हम डिफरेंट जब पब्लिक में जाते हैं, सुंदर्स फाउंडेशन वालों, सियालकोट वालों ने बुलाया और वहाँ पे जो वो थैलासीमिया के वो जो मतलब बच्चे थैलेसीमिया थे, के बच्चे। वो उनका जो प्यार देके जो हमें वो जितना प्यार कर रहे थे, मुझे सीरियसली ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे शायद मैं उनका बाप हूँ या क्या हूँ। मतलब वो इतना ज़्यादा आके साथ मिल रहे हैं, वो इतना प्यार, उनकी खुशी की इंतहा ही नहीं थी। तो वो सब चीज़ें देख के आपको ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अली, ये आपने मिलियन डॉलर की हुँ, बात कही है कि जब आपकी वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल आती है तो ये आपकी सबसे बड़ी वैल्यू होती है जो आप सोसाइटी को दे रहे होते हैं। बिकॉज़ वी यूज्ड टू सी के हम जहाँ कहीं भी बैठे हैं, हम पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं, इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं, मसाइल को डिस्कस करते हैं। तो एवरी टाइम वी यूज्ड टू हियर द निटी-ग्रिटीज़ व्हिच आर टॉकिंग अबाउट टॉक्सिसिटीज़ और प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, एग्ज़ैक्टली, मसाइल। तो आप सुन के आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप समझते हैं कि यार सोसाइटी जो है ना वो टोटली डिक्लाइन की तरफ जा रही है। बिल्कुल। लेकिन जब आप इस किस्म की कोई पॉजिटिव चीज़ देखते हैं, कोई अच्छी वीडियो, जैसे कि मैं हुँ, अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो अक्सर मैं सोशल मीडिया जब यूज़ करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कोई एक मीम आपके सामने आ जाती है और आपका कहका बुलंद होता है, आप में बिल्कुल। डोपामिन पैदा होता है, आप बड़ा प्लेजेंट फ़ील करते हैं। या कॉन्शियसली मैं कभी-कभी जानबूझकर क्या करता हूँ कि मैं माइक्रो फ़िल्म्स ऑन करता हूँ और मैं वीडियोज़ देखता हुँ, हूँ, और मैं और मेरी बेगम जो है ना वो बैठ जाते हैं और फिर हम लोग पूरा उस पे तबसरा करते हैं कि यार ये देखो इनका ड्रेसिंग सेंस हुँ, कैसा है, हुँ, इनकी एक्टिंग कैसी है, किस तरह इनकी आपस में माशाल्लाह एक हार्मनी है, तो वो आपका मूड ही बदल जाता है। तो इट साउंड्स वेरी पॉजिटिव। अच्छा यार, एक जनरल बात हुँ, मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं जब भी ये जो कॉमेडियंस हैं या जो स्टेज एक्टर्स हैं, जब कभी मैं इनका कोई इंटरव्यू सुनता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वो लोगों को हँसाते हैं, लोगों के चेहरों पे उनकी वजह से स्माइल्स आती हैं, वो कहके लगवाते हैं। लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो ब्लीड कर रही होती है। आई मीन अगर हम इंटरनली देखें तो हमने देखा है कि लोगों को हँसाने वाले अंदर से बहुत टूटे हुए हुँ, होते हैं, रो रहे होते हैं, और उनकी पर्सनल लाइफ में बड़े चैलेंजेस होते हैं, मसाइल बिल्कुल। होते हैं। तो आपका भी ताल्लुक चूँकि इस इंडस्ट्री से जी, है जी। कि आप माशाल्लाह एक एक्टर के तौर पे, आर्टिस्ट के तौर हुँ, पे लोगों के चेहरों पे स्माइल लेके आ रहे हुँ, हैं। तो अली की जो ज़ाती ज़िंदगी है वो कैसी है? क्या वो कहकों से भरपूर है? लाइफ में चैलेंजेस तो सबके पास बिल्कुल। सबके यहाँ होते हैं। तो एक बैलेंस्ड लाइफ है, या अली एक ऐसी शख्सियत का मालिक है कि जो गुमसुम रहता है, जो चुप रहता है, या जो सैड जी, रहता जी। है और जो अपनी दुनिया में मस्त रहता है? तो क्या है व्हाट्स एक्चुअल? एक्चुअली मैं मोस्टली तो सैड ही रहता हूँ। जो मेरी खुद की पर्सनल है, मैं अकेला ज़्यादा रहना पसंद करता हूँ। यू आर इंट्रोवर्ट। य यस, आप कह सकते लेकिन हैं। आप जिस तरह बोल रहे हो माशाल्लाह, जिस फ्लो के साथ बोल रहे हो, तो इट साउंड्स कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं और बहुत बिल्कुल आउटस्पोकन ऐसे, हैं। लेकिन अगर मैं पर्सनली जो मेरा खुद का टाइम होता है ना, तो मैं बेसिकली ज़्यादा, मेरे पीछे अभी थोड़ी दिन पहले तकरीबन कुछ महीने हुए होंगे, मैं डिप्रेशन से बाहर आया हूँ। मैं डिप्रेशन और माइग्रेन के अंदर तकरीबन 2-3 साल रहा हूँ, जब मेरा ये सिस्टम था। क्योंकि काफ़ी ये आपको पता है, ये तो लोगों को नज़र आ रही है हमारी ये वाली ज़िंदगी सोशल मीडिया पे। हाँ, इनके पास ये चीज़ है, इनके पास ये चीज़ है, इनके पास ये चीज़ है। जब आप एक चीज़ स्टार्ट करते हो, जैसे आपने बोला कि स्टडी और ये वीडियोज़, आप मेरे लिए जो कंटिन्यू है ना करें। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यही था कि मुझे दोनों चीज़ें पहले मैनेज नहीं थी होती। तो मुझे अभी तक याद है, मेरा दूसरा सेमेस्टर था, तो मेरे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से कॉमर्स की एक आदत बहुत अच्छी है कि जब आपको स्टूडेंट को फील होता है कि आपको ये चीज़ है, तो आपको ना मतलब साइकियाट्रिस्ट दे देते हैं कि आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लो, अच्छा, बात कर लो। ये आपने बड़ी हुँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिवील की है, बिकॉज़ जनरली जो हमने यूनिवर्सिटी हुँ, में प्रैक्टिसेस देखी हैं, दे दे डोंट बॉदर इवन टू आस्क यू कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद यू, आपका एटीट्यूड क्यों चेंज हो रहा है, आपकी परफॉर्मेंस क्यों लो जा रही है व्हेन इट कम्स अबाउट योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। हुँ,
तो कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में साइकेट्रिस्ट बाकायदा उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स के रिक्रूट लिए किया हुआ है। बेसिकली आपको हर डिपार्टमेंट के ना एक स्टूडेंट एडवाइज़र है वहाँ पे, जो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप उन्हें जाके बताएं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, वो आगे आपका केस देखेंगे, हाँ कॉम्प्लेक्स हो रहा है, वो आपको सजेस्ट कर देंगे। वो फिर वो उधर आएंगे, वो पूछते हैं जी बच्चे आपको क्या टेंशन है। लाइक कुछ बच्चे को आपको ये प्रॉब्लम होता है, वो कहते हैं सर ये डिग्री नहीं हो पा रही, मैंने स्टार्ट तो की है पर ये नहीं आ रही, तो वो आपको ये भी ऑप्शन देता है कि अगर पहले सेमेस्टर में आपको पढ़ के नहीं लग रहा, आप अपना डिपार्टमेंट चेंज कर लो। तो ये कहते ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि एटलीस्ट बच्चे के ऊपर वो प्रेशर नहीं रहता कि अगर मैंने अब शुरू कर लिया तो मुझे ये ख़त्म ही करनी पड़ेगी, मेरा इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा है या मेरा वो है। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो तब उनको मैंने बताया कि सर मेरा प्रोफेशन ये है, मेरा पैशन ये है, इन चीज़ों को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी लाइफ एक स्टक हो गई हुई है, मैं घर बता नहीं पाता, घर वालों से अपनी फीलिंग्स ऐसे शेयर नहीं कर पाऊंगा, फ्रेंड्स को मैं अगर बताऊंगा तो वो आगे से मजाक उड़ाते हैं और ये चीज़ें करते हैं, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पा रहा तो मैं क्या करूँ। तो यार उस वक्त आपने यासिर अरफात से कांटेक्ट कर लेना था। आई मीन मैं तो एज अ साइकोथेरापिस्ट, एज अ लाइफ कोच लोगों को ट्रीट करता हूँ, तो वी आर इन कांटेक्ट फॉर सो मेनी Yes. इयर्स। तो तो आपको हमारा ख्याल भी नहीं आया। एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, उस वक्त मुझे किसी के साथ भी इतना बताया, मैं मोस्टली ये चुप रहता था। तो जब उन्होंने बोला तो पहले मैं उनके आगे भी नहीं था बोल रहा। उन्होंने मुझे बोला कि देखो मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, आप मुझे हर चीज़ बताओ तभी आपको मैं गाइड कर सकूंगा, आपको क्या है। जब उनको मैंने अपनी सिचुएशंस बताई, फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब थोड़ा सा इस तरीके से मैनेज करके देखो। फिर आस्ते आस्ते ये चीज़ें होती रही। फिर अंदर एक लाइफ का आपका आता है कि आपका ब्रेकअप एक मेरा था, मुझे उसने बहुत ज़्यादा उस चीज़ ने जो है अच्छा। तोड़ा कि यार ये चीज़ क्या है, ये ड्यूरिंग मेरी सारी स्पीड में हुई। ये जो ब्रेकअप आपका हुआ, ये कोई यूनिवर्सिटी फेलो थी या नहीं फैमिली सर्कल में फैमिली थे? सर्कल में ही था, और मेरा 3-4 साल का कॉन्टैक्ट था। लेकिन उस वक्त मुझे जब छोड़ा गया था वो सिर्फ यही था कि मेरे पास ना तो कुछ एक अच्छा मतलब मैं कोई अर्निंग कर रहा था, सपोर्ट सिस्टम था? एक अर्निंग मेरे पास अच्छी नहीं थी, और दूसरा मैं इतना कोई हाई फाई नहीं था। लेकिन वो एक चीज़ होती है, इंसान को आप सिखाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जब ऐसी चीज़ें, शायद मैं ये भी सोचता हूँ कि शायद उसके छोड़ने के बाद अल्लाह ताला ने मुझे वो हर चीज़ दे दी जिसकी वो ख्वाहिश करती थी। हाँ, और हमने ये देखा है कि अक्सर जब आपका दिल टूटता है, आपका ब्रेकअप होता है, तो कुछ लोग उस इमोशनल स्टेट में डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाते हैं, और कुछ लोग अपने आप को इकट्ठा करते हैं और फिर वो उन चीज़ों को गेन करने के लिए पूरी एफर्ट्स लगाते हैं। और जब आप इमोशनली ब्रेकअप के बाद खुद को इकट्ठा करके एफर्ट्स करते हैं, तो उन एफर्ट्स की जो इंटेंसिटी है वो कई गुना होती है। एक्चुअली अगर आप दुनिया की बात करें ना, तो लोग हमें ये समझते हैं कि यार ये एक्टर है ना, ये स्टोरी बना रहा है, ये स्टोरी बता रहा है। वो जिस इंसान पे बीत रही होती है उसे पता है। एक वक्त आया था जब मैं बताता था कि यार मुझे ना बहुत उदास रहता हूँ, मैंने ये चीज़ है, मुझे पता है कि मैंने उस इंसान के लिए क्या सोचा था, मैंने कितनी मोहब्बत की, मैंने ये किया, मैंने वो चीज़। तो लोग इस चीज़ को ना कहते हैं यार ये सारी बातें होती हैं, लोगों की होती हैं, लोग बाद में मिल अच्छा जाते अली, हैं। ये है तो वैसे बड़ा पर्सनल जी। क्वेश्चन, लेकिन जिसके साथ आपका जी, ब्रेकअप जी। हुआ था, तो अभी उस साइड से कोई दोबारा कांटेक्ट हुआ क्या? अली तो चूँकि बहुत एक फेमस पर्सनैलिटी है, इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर है। होता है, और अभी तो मतलब चीज़ें ही कुछ हो रहा है ना, अभी वो देखने का नज़रिया भी बदल गया है अभी को। लेकिन अब सारी बात है, वो कहीं और उसकी शादी हो चुकी हुई है और अपनी लाइफ में खुश है, और मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ ठीक हो के बाद नहीं, अल्लाह ताला उसको खुशी रखे जो भी है। लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि लोग यहाँ पे हमें ना, मतलब अब मेरे डिप्रेशन को बताया कि ऊपर से गुजरांवाला के अंदर, शायद आप भी इस चीज़ से एग्री करते होंगे कि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज 80 से 70% फैमिलीज डिप्रेशन को समझते ही नहीं है। वो कहते हैं ये कोई बीमारी है ही नहीं है। मैं आपकी बात को वैलिडेट करूंगा। आप गुजरांवाला की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में 7 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं कि जिनको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, और उनको पता ही नहीं है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है। और अगर उनको पता चल भी गया है, तो मोस्ट ऑफ देम दे आर रिलक्टेंट टू विजिट अ साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और साइकोथेरापिस्ट के वो टैबूज हैं, सोशल स्टीरियोटाइप्स हैं कि जी लोग कहेंगे ये साइको है, ये साइकोपैथ है। और इवन मैंने बहुत पढ़ी लिखी फैमिलीज़ को देखा है कि बच्चे माँ बाप से कहते हैं कि बाबा मामा मुझे डिप्रेशन है, मुझे नींद नहीं आती, मेरे सर में दर्द रहता है, मेरे पट्ठों में दर्द रहता है, मेरा कोई भी काम करने को दिल नहीं करता, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सुस्ती है। तो ये सारी की सारी साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि यू आर अंडर डिप्रेशन। लेकिन पेरेंट्स उसको एक्नॉलेज नहीं करते। क्या कहा जाता है, अच्छा तुम तस्बीह शुरू कर दो, तुम नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हें इस उम्र में ही ये टेंशनें पड़ गई हैं, हम इतने बूढ़े हो गए हैं, हम आज भी खुशगवार ज़िंदगी जी रहे हैं। सो मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे पहले अगर कोई इस किस्म का चैलेंज हो, तो पेरेंट्स, ये हम दोनों की तरफ से पेरेंट्स को एक मैसेज है कि आप बच्चे की बात को सुने, उसको एक्नॉलेज करें। आपकी एक्नॉलेजमेंट उसके आधे मसले को हल कर देती है। और उसके बाद आप उसको किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं, उसका क्लिनिकल ट्रीटमेंट करवाएं एटलीस्ट। मतलब
ये है कि जिस तरह हमारे दांत में दर्द है तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, कान में दर्द है तो हम ईयर स्पेशलिस्ट ईएनटी के पास चले जाएंगे। तो इस तरह खुदा ना हादसा जो अगर किसी के साथ कोई साइकोलॉजिकल इशू है तो आपको प्रॉपर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए और इसको एड्रेस करना चाहिए इस इशू। तो जब जब मैंने अपनी फैमिली को बताया कि मुझे डिप्रेशन है, ये चीज़ है, तो जैसे अभी आपने बताया कि पेरेंट्स को ये लगता है, तो मुझे भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। ऐ क्यों होता है, पता नहीं, तुम पढ़ लिख गए तो नवी बीमारियां बना ली ना, ऐसा कोई बीमारी नहीं होती। मैं टूट गया, मैंने कहा नहीं यार, अभी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इनकी। अब अंदर ये मेरी फीलिंग्स हैं, अपने फ्रेंड्स को बताता था, वो फन बना रहे हैं मेरी चीज़ को कि यार हुने गुस्सा चढ़ जाना, हुने नहीं सही हो जाना, हंस रहे थे मेरे पे। फिर एक वक्त आया, मैंने अकेला रहना शुरू कर दिया। और आपको पता है ऐसे वक्त में अकेले में इंसान के ऊपर क्या बीतती होती है। बिल्कुल, वो आप इतनी तकलीफ में चले जाते हैं कि वो जो लोनलीनेस है वो अंदर ही अंदर से आपको काट रही होती है। और मैं समझता हूँ वली कि हम इस फोरम से ऐसे तमाम फ्रेंड्स को भी एक मैसेज देते हैं, जहाँ पे हमने पेरेंट्स को मैसेज दिया है कि यार जब कोई दोस्त आपके साथ शेयरिंग करता है तो वो आपको इतना इम्पोर्टेंट समझता है तो वो शेयरिंग करता है। तो शेयरिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको हूट करें, आप उसको ह्यूमिलिएट करें, आप उसका मजाक उड़ाएं। आप एटलीस्ट उसको सुन लें। जब आप किसी को सुन लेते हैं उसका कैथारसिस हो जाता है, उसको वैलिडेशन मिल जाती है, जिसको हम साइकोलॉजी में वैलिडेशन थ्योरी कहते हैं कि आप अपने अकायद नज़रियात या अपनी बातों को जब किसी के साथ शेयर करते हैं और कोई आपको कंसोल कर देता है एम्पैथिक वे से, तो आपको तसल्ली हो जाती है कि हाँ यार मेरी कोई बात सुनने वाला है, मेरी कोई बात एक्नॉलेज करने वाला है। और मैं समझता हूँ कि वो दोस्त ही नहीं है कि जो आपकी बात सुन के आपका मजाक उड़ाए। ये दोस्त ये मैं इनको दोस्त नहीं कहता, ये लोग टेबल फ्रेंड्स होते हैं कि जो आपके साथ खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, लेकिन जब बात आती है आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने की तो ये तितर बितर हो जाते हैं। और वैसे भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये फरमाते हैं कि तुम्हारा हकीकी दोस्त वो है जो इस दुनिया में और आखिरत में तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करे। अगर वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा तो इट मीन्स कि वो आपका दोस्त ही नहीं है। तो जब ये सारे सिस्टम चाह रहा था तो तकरीबन 6-7 महीने में अकेला रहा। और उन 6-7 मंथ्स ने मेरी वो हालत कर दी, मैं आपको बता नहीं सकता। कि मुझे एक वक्त आया था कि मैं कैमरे के आगे आने से डर रहा था कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। मैंने सोच लिया कि हाँ, मुझे हर चीज़ ख़त्म कर देनी है। आपको पता है ऐसी फीलिंग्स आती है। हाँ, और सुइसाइडल थॉट्स आते हैं बहुत कि ज़्यादा आई मीन कि मेरी जो एग्जिस्टेंस है ये किसी काम की नहीं है। नहीं आपका है, सेल्फ इमेज बिल्कुल इतना डाउन पे चला जाता है और आप कहते हैं कि यार मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई केयर नहीं केयर नहीं करता, करता। मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता। और आप के जहन में ऐसे ख्यालात आते हैं कि आप कहते हैं कि बस ये ज़िंदगी, ये दुनिया मेरे लिए ख़त्म है और मैं अपने आप को ख़त्म करूँ तो बेहतर है। तो आप एस्केप ढूंढ रहे होते मैं हैं। मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा थॉट्स थी और इतनी चीज़ें कि आम पे कट कर देना, या कभी इस तरह की बड़ी चीज़ें आती थी कि यार कुछ ना कुछ करूं। मतलब ये क्या लोग हैं, ये ना तो मुझे समझ पा रहे, ना मैं इन्हें समझा पा रहा हूँ। कोई तो हो मुझे इस वक्त जिसकी ज़रूरत है, इमोशनल सपोर्ट मुझे चाहिए था उस वक्त। लोगों को लगता है कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। हम किसी को दो प्यार के उस वक्त बोल नहीं बोल सकते कि शायद वो ठीक है, ये चीज़ें कर दे। फिर अगर मैंने अपने फ्रेंड्स को बताना कि नहीं यार, मैंने तुम्हें कल मैसेज किया, तुमने मुझे इतने में रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि उस वक्त हम इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हम यस, छोटी से छोटी चीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं। वेरी ट्रू। देन उसने बोला यार ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, तुम मेरी बच्ची, अब ये फ्रेंड्स है, तुम मेरी बच्ची थोड़ी हो। अब मैं तुम मेरे टाइमिंग्स में नोट कर रहे हो। अब उसको नहीं पता कि मैं किस फेज से गुजर रहा हूँ, बिल्कुल या ऐसे मेरे ही है। अंदर अब मैं ये जान, अब क्यों मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता लग गया मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ, मुझे समझ लग गई कि क्या चीज़ है। फिर देन मैंने फेसबुक पे मेरे साथ एक डॉक्टर रहते थे, डॉक्टर गोहर, ही इज़ अ न्यूरोलॉजिस्ट। वो वैसे तो लाहौर में उनका अपना क्लिनिक है, तो वो इधर गुजरावाला में बैठते हैं। तो उन्होंने मेरे ना स्टेटस देखे कुछ, क्योंकि जब हम सैड होते हैं, शायद आपने भी देखा होगा मेरे स्टेटस, मैं काफ़ी बड़ी बड़ी सैड चीज़ें शेयर करता हूँ जो भी है। तो उन्होंने मेरे स्टेटस देखे, तो उन्होंने मुझे ना एक दिन मैसेज कर दिया कि यार मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन आप ऐसा स्टेटस क्यों लगाते हो, आप डिप्रेशन में, आप ये चीज़ हो, आपने मेरे पास क्लिनिक आओ। उन्होंने मुझे क्लिनिक बुलाया, यकीन माने वो एज अ बड़ा भाई मुझे ट्रीट, मतलब वो मेरे बड़ा भाई एज अ मुझे ट्रीट उन्होंने किया, और उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा सारा ट्रीटमेंट किया। वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं। जब उन्होंने मेरा मतलब सारा मेरा टेस्ट वगैरह करवाया, चेकअप किया, अब मेरे वजन से एक टर्म निकल गया हमारे अंदर ना, एक वो कह रहे हैं कि केमिकल होता है जो थिंकिंग लेवल को कंट्रोल करता है, वो ग्रे मैटर होता है बेसिकली। ठीक है। उसकी वो जो एक मकदार है वो मेरी माइंड में इतनी कम रह गई थी कि मुझे एंजाइटी अटैक्स होने लग गए थे ना। मैं अब खुद पैनिक को अटैक्स। पैनिक अटैक्स में खुद को मारने लग जाता था, खुद को बाल खींचना, थप्पड़ मारना, इतनी बुरी मेरी हालत हो गई थी उस वक्त। लेकिन उन्होंने मुझे आस्ता आस्ता करके चीज़ों को किस तरह कंट्रोल करना है। फिर देन उन्होंने मेरे जो साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ सपोर्टिव थे, लेकिन वो भी डरते थे कि यार अब इसको ये बात करी तो क्या हो जाएगा। फिर उन्होंने उनसे अब मुझे मतलब भेजा थोड़ी देर के लिए बाहर, जो उनके साथ भी कुछ मीटिंग की। फिर उसके बाद मैंने देखा कि हाँ उनका बिहेवियर है मेरे से चेंज हो रहा है, अब वो मेरी चीज़ों को समझ पा रहे हैं।
अब वो मुझे आस्ता आस्ता करके मेरी छोटी से छोटी, उन्होंने बोला कि यार देखो आपके लिए ये इतनी को बात है, ये एक डॉट है ना, आपके लिए ये है, हाँ। इस बंदे के लिए डॉट पूरा एक सर्कल है। और देखो यार कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी को एक स्टेटमेंट पास करते हैं और उस एक स्टेटमेंट की बुनियाद पर लोग अपनी जान ले लेते हैं और आप कहते हैं कि यार मैंने तो एक जुमला बोला था, लेकिन उसके लिए वो एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है। बिल्कुल। वो उसके पीछे बहुत से ट्रॉमास होते हैं कि जो ट्रॉमास उसके डिप्रेशन को इग्नाइट कर देते हैं और वो एक नई स्टेट में चला जाता है। बिल्कुल। सो इट साउंड्स वेरी ट्रू एंड प्रैग्मेटिक। तो यार मतलब आपके पेरेंट्स तो पढ़े लिखे हैं, मतलब इतने पढ़े लिखे तो हैं, तो आपको उस टाइम तो बहुत दुख लगा होगा कि यार अम्मा पापा की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली। मतलब बताया ना, उनकी एजुकेशन तो मतलब इतनी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन एक चीज़ थी कि वो मतलब जिस सोसाइटी में आप रहते हो ना, वो एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना, कि उनको वो चीज़ लगी, मुझे सपोर्ट नहीं मिली, बड़ा दुख था इस चीज़ का। लेकिन एक वक्त आया कि जब उन्होंने वाकई देखा ना इस बच्चे को कुछ हो रहा है, जब उनके सामने लिटरली 2-3 दफ़ा पैनिक अटैक हुआ, तो वो, मेरे अब्बा जी बहुत सेंसिटिव हैं। वो दिखने में तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, लेकिन वो अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो एक दफ़ा वो टूट गए, उन्होंने कहा नहीं, इसको कुछ तो है, बच्चा जानबूझ के इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता। ये तो बहुत अपर लेवल की चीज़ हो गई है, क्योंकि मेरा वॉल्यूम, मेरी चीज़ें, मेरा रोना, मुझे इतना मतलब एक लाइफ आ गई थी कि मेरा ये हालत हो गई थी कि हाँ, मैंने सोच लिया यार मैं दुनिया के सामने खुश रहूँगा, क्योंकि ये नहीं समझने वाली, मुझे अब ऐसे ही जीना है, मेरी अब यही लाइफ है। तो मैं जब भी सबके सामने जी अस्सलाम वालेकुम, ये चीज़ ऐसे, और बाद में फिर एक दिन मेरे अंदर मुझे क्वेश्चन करता है कि यार तुम पागल हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो खुद को ही ये अपनी, अब तुमने एक्टिंग शुरू कर दी है रियल लाइफ में भी। हम मतलब एक रियल लाइफ में एक्टिंग शुरू कर दी कि हाँ लोगों के सामने खुश रहना, ताकि मेरा मजाक ना बने। हाँ। रियल में जब मैं घर आता था, जब सब चीज़ों से फारिग होना, रात को अपने रूम में जाना और बैठ के इतना रोना कि यार आज तो मेरे साथ सारा सारा दिन ये हो गया, क्योंकि सबकी बातें मुझे उतना ही हर्ट करती थी, लेकिन वो मेरे स्टेटमेंट सुन के मेरे माइंड में इकट्ठी होती थी। मैं रात को बैठ के हर स्टेटमेंट पे रोता था, यार उसने ये बोला, उसने ये बोला, और फिर सुबह नेक्स्ट डे उठना, यार कोई बात नहीं, अब अली तूने सोच तो लिया, तेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो लेकिन थैंक्स टू डॉक्टर गौहर कि उन्होंने मुझे एक ऐसी सपोर्ट दी, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, मुझे इस चीज़ से बाहर निकाला। अच्छा अली, यू टॉक्ड के डॉक्टर गोहर एक न्यूरोलॉजिस्ट जी, थे, जी। तो बट योर मैटर वाज रिलेटेड टू अ साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, तो क्या उन्होंने रेफ़र किया या उन्होंने अपनी एक जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग थी या एक एक्सपोजर होता है जी, आपका, जी, जी। तो उन्होंने एज अ यंगर ब्रदर आपको ट्रीट करते हुए आपकी काउंसलिंग की? उन्होंने मुझे 1-2 मतलब साइकियाट्रिस्ट भी दिए जिनसे मैंने बातचीत की। उसके अलावा उन्होंने कुछ मेडिसिन्स ऐसी दी थी और उन्होंने बोला कि इनको अपनी ज़िंदगी नहीं बनाना। सबसे मेन चीज़ ये है। जस्ट आपने उस फेज़ से उस चीज़ निकलना से है। अभी मैं सिर्फ़ आपको ये मेडिसिन इसलिए दे रहा हूँ कि सिर्फ़ आपकी वो चीज़ें जैसे मतलब कुछ मेडिसिन्स थी कि जो मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स करती थी ताकि मैं चीज़ों की तरह सोचूँ ना। लेकिन वो कह रहे थे कि आपकी अपनी जो बिल्ट इन पावर है उसको नहीं ख़त्म करना। आप उनके थ्री के भाई रहो, ये चीज़ करो। तो बस मेडिसिन खाता था। उन्होंने मतलब कुछ भी है, अगर मुझे एक चीज़ यानी ना, वो मुझे कॉल करते होते थे कि भाई आपने मेडिसिन ले ली, आपने ये चीज़ कर ली, तो मुझे अच्छा लगता था कि लाइफ में कोई तो है जो मुझे केयर कर रहा है। तो शायद एक वो भी बहुत बड़ी चीज़ थी कि मैं चीज़ों से निकल रहा था। तो मुझे लग गया हाँ यार मेरे पास एक चीज़ है। मेरे फ्रेंड्स ने भी केयर करना शुरू कर दी। तो उन्होंने मेडिसिन के थ्रू मुझे एक वो चीज़ की, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं खा रहा। अभी काफ़ी तकरीबन 6-7 महीने हो गए मैं कोई मेडिसिन नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं खा रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरी पहले लाइफ थी उससे बहुत चेंज हो गई तो हुई है। अली आप वॉक करते हो? वॉक पहले करता था, लेकिन आजकल तो रूटीन ही थोड़ी-सी चेंज हुई है, जैसे आपके सामने हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे बैठे-बैठे आपको एक मुफ्त में मशवरा दूँगा कि आप कुछ भी हो जाए, एक तो अपनी डाइट को ऑर्गेनिक कर लो, और मैं इस फोरम से तमाम ऐसे नौजवान जो कि खुदा ना खास्ता जनरल एंग्जायटी को, डिप्रेशन को या हाइपर स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं, तो कुछ जनरल टिप्स, वैसे तो आप हर किसी का साइको एनालिसिस करते हैं और स्पेसिफिकली आप उसके लिए एक प्लान एक्शन डिवाइस करते हैं कि आप किसी भी नफ्सियाती मसले को कैसे कोप कर सकते हैं। लेकिन जनरली ये है कि एक तो आप वॉक स्टार्ट कर दें, सेकंड थिंग इज़ कि आप जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस्ड फूड है, जो ऐसी फूड है जिसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई गई है, आप उसको बिल्कुल माइनस करें अपनी लाइफ से और आप ऑर्गेनिक फूड खाएं। थर्ड थिंग इज़ के आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा दोस्त, यार, बेली, सज्जन, सहेली ज़रूर रखें कि जिसके साथ आप बैठ के बगैर किसी झिझक के आप मन हर की चीज़ शेयर हर करें। बात शेयर कर सकें। सो शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अली कितना टाइम लगा इस सारे के सारे फेज़ से निकलने में? क्योंकि ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी जैसे ही मैंने अपना ये कैरियर स्टार्ट किया था, तो मुझे एटलीस्ट इस चीज़ से निकलने में 2-2.5 साल लगे हैं। क्योंकि जब मेरे पास सब चीज़ें थी तब भी ये डिप्रेशन होता था, और बहुत गंदे वाला स्फीयर का डिप्रेशन था।
और अभी 2021 के बाद आप समझ लें कि मैं इस चीज़ से प्रॉपर निकला हूँ। हुँ, ये 22 के कुछ स्टार्टिंग मंथ्स हो गए, मैं उस चीज़ से थोड़ा-सा निकला। मैंने ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। हुँ। तो उन चीज़ों से निकल कर, लेकिन एक चीज़ है, उसके बाद मैंने स्पेशली अपना एक पर्सनल चैनल बनाया, जिसके ऊपर मैंने बाकायदा इस पे पॉडकास्ट की थी कि व्हाट इज़ हाँ, डिप्रेशन। बल्कि मुझे याद पड़ता है कि मैं एक बार आपका देख रहा था वो यूट्यूब, तो उसमें मुझे आपका एक पॉडकास्ट नज़र जी, आया जी, था, जी। बल्कि मुझे थोड़ा-सा बताएँगे वो उस पॉडकास्ट के पीछे भी यही यही रीज़न थी, साइकोलॉजी थी, सारी थॉट यही। प्रोसेस जी, था कि जी। आप इसको स्टार्ट करें? मैंने यही सोचा था कि मैं एटलीस्ट ऐसे लोगों को ट्रीट कर सकूं, ऐसे लोगों को ना सही, क्योंकि ट्रीटमेंट तो डॉक्टर ने करना है, एटलीस्ट मैं उनको बताऊं कि आपको किन लोगों के साथ बैठना है, किन के साथ उठना है, कैसे लोगों को लाइफ में दूर करना है, किन लोगों को पास रखना है। क्योंकि जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था, मैंने सोचा था कि यार मैं ज़िंदगी में किसी के साथ नहीं होना चाहूँगा, कि यार हुँ, किसी के साथ भी हो, क्योंकि आई नाउ लोग कहते हैं कि यार हाँ, किसी को ना जान से मार देना बड़ी आसान काम है, हुँ, लेकिन ये जो दिमागी हालत होती है ना आपकी, मैं मेरे वो एक टीचर है, वो कहते होते हैं, वो स्काइट्रिस्ट है, कि अगर किसी का सुकून छीनना है ना, उसका दिमागी सुकून छीन लो। बिल्कुल ठीक और कह वो रहे फिर हैं। ऐसी उसकी ज़िंदगी में तड़प होगी, और वो बंदा जो आपके साथ होता है। आप अली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता जिनको डिप्रेशन होता है, वो लोग रोज़ मरते हैं, रोज़ रोज़ जीते जीते हैं। हैं। वो उनके लिए एक-एक लम्हा कर्ब में होता है और तभी तो वो लोग अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं। सो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इट्स अ मेनेस और इस हवाले से बाकायदा हमें अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए बिकॉज़ हम पेट के दर्द को तो एक्नॉलेज करते हैं, एग्ज़ैक्टली। हम सर के दर्द को एक्नॉलेज कर लेंगे, हम पैनाडोल खा लेंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स अबाउट कि आपके साथ कोई नफ्सियाती मसला चल रहा है, रेसिंग थॉट्स हैं, एंग्ज़ायटी है, बेचैनी, बेसुकूनी, अफ़सुर्दगी है, शदीद अफ़सुर्दगी है, तो हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते। यहाँ पे एक और बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब आप डिप्रेशन की फॉर्म में होते हो ना, तो बहुत से लोग कहते हैं यार तू नमाज नहीं पढ़ता, जबकि ये आदत नहीं, नमाज में पढ़ता हूँ। अभी तो माशाल्लाह पीछे काफ़ी अच्छी रूटीन बनी हुई है। पहले माशाल्लाह। कभी कभार तो नहीं पढ़ी जाती है, टाइम जो भी है, तो नमाज नहीं पढ़ता, ये चीज़ नहीं करता, नमाज पढ़ा, सारे डिप्रेशन दूर हो जाएंगे। हुँ, तो मैं इनको एक चीज़, अगर आप कहो कि नहीं यार इसके लिए भी मेडिसिन होती है ना, यस। भाई तो अल्लाह ताला ना मुकाबले पे आ गए हैं, मतलब ये इनकी थॉट है। फिर बेसिकली मैं ऐसे लोगों को एक ही आंसर करता हूँ कि जब तुम्हें यहाँ पे दर्द हो रहा होता है दिल में, तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? नमाज हाँ, पढ़ के अल्लाह से दुआ करो ना। बिल्कुल ऐसी अच्छा ये मिलियन डॉलर की स्टेटमेंट आपने बोली है कि जब आपके पेट में दर्द होता है, जब आपकी कोई हड्डी टूट जाती है, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हो, आप ऑपरेट करवाते हो, तो बिल्कुल, उस देखें वो दुआ तो आपने अल्लाह से करनी करनी है। ही करनी है। वो तो करनी ही चाहिए, वो तो हर एग्ज़ैक्टली। हाल में करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ने फिर दाल बाव वाली वाली भी दुआ जी, जो है जी। ना वो सजेस्ट की हुई है बिल्कुल। कि आप दुआ के साथ-साथ दूसरी दुआ का भी बंदोबस्त करें और आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ। अच्छा अली थोड़ा-सा कंटेंट क्रिएशन की तरफ जी, आते हैं। जी। तो इस वक़्त माशाल्लाह कितने मिलियन व्यूज़ हैं आपके ये जो माइक्रो फ़िल्म्स? वहाँ पे तो अभी तक हो गया 73 मिलियन समथिंग जो व्यूज़ हैं। तो ओके। ओवरऑल जो भी हैं, यूट्यूब चैनल पे वो बताता है टोटल। ओके फाइन। जी, जी। तो हम देखते हैं कि व्हेन इट कम्स अबाउट वायरल मार्केटिंग तो आजकल आपको ऐसे भी कंटेंट क्रिएटर्स मिलते हैं कि जो ओवरनाइट फेम चाहते हैं। जी, जी। फॉर एग्जांपल आप टिकटॉक पे देखते हुँ, हैं, टिकटॉक पे आपको बड़े-बड़े मैच्योर लोग हैं, हुँ। आपको ऐसे बाबा जी नज़र आते हैं कि जिनकी आई मीन उम्र ये है कि वो अपने पोतों-पोतियों के साथ बैठें, उनकी तरबियत करें, हुँ, अपने किरदार से उनको बताएँ कि भई क्या लाइफ वैल्यूज़ हैं, ज़िंदगी को कैसे गुज़ारना है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि वो ऐसी ओछी किस्म की हरकत कर रहे हुँ। होते हैं, ऐसी वुल्गर किस्म का कंटेंट डाल रहे होते हैं कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार अगर इस किसी कौम के बूढ़े ये हरकत कर रहे हैं तो वो नौजवानों के लिए क्या बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली साइकोलॉजी तो यही कहती है कि ऐसे लोगों को या तो वो नार्सिसिज्म में होते हैं, हुँ, उनके अंदर नरगिसियत पसंदी हुँ, होती है, या उनके अंदर अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम होता है कि वो किसी भी कीमत में हुँ। फ़ेम चाहते हैं, दूसरों की तवज्जो लेना चाहते हैं। तो ये जो रातों रात हम लोग फ़ेम हुँ। हासिल करना चाहते हैं, आप इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो ऐसे लोगों के बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि शॉर्ट टाइम के अंदर ये जो फ़ेम होता है, इसको मैं फ़ेम मानता ही नहीं। अगर आप देखे जाए तो मैं हमारे गुजरांवाला में, मैं दूर तो कहीं नहीं जाऊँगा, एक वो रणवीर नाम का एक बंदा जो फ़ेमस हुआ था। हाँ, वो बड़ा वायरल हुआ था मेरी कि भी जी मेरी मैं भी विधि लता को उठना, मैं ये करना। हुँ, वो एक रात में चढ़ा था, अभी वो किधर है किसी को कोई पता नहीं है। तो हुँ, जो शॉर्ट टर्म से ऊपर आता है ना, वो जाता भी उतनी जल्दी ऐसे नीचे है। बिल्कुल ठीक जो कहा लॉन्ग आपने। टर्म में आगे जाता है,
उसका एक नाम होता है, लोग उसको इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी कि आप की जो नीश है आप उस पे काम करते एक रहते हैं, कंपाउंडिंग होती है और आपको आपको एक बड़ा नतीजा मिलता है। आप देख लें, आपने उसकी जी, रन जी। मुरीद की बात की है, आपने वो जो एक लड़की थी कि हम पार्टी कर रहे हैं, हाँ या जी, दाना नीर अभी उसका भी देखें स्टार्टिंग में आया उसको, हाँ, कोई बात नहीं, उसको एक ड्रामा मिल गया, ये चीज़ें मिल गई। हमें यहाँ से भी बड़ा दुःख होता है कि वो एक बंदी जिसने मैं पार्टी कर रही हूँ, ये चीज़ कर रही हूँ, उसको एक यहाँ ड्रा भी ये डांसिंग गर्ल को मतलब देख एक लें। मतलब वही है, उनको ड्रामा मिल गया, बड़े-बड़े मीडिया मतलब मॉर्निंग शोज़ में बुलाया जा रहा है। हम यहाँ पे एक काम जो कर रहे हैं, क्या हम हमारी ज़्यादा मेहनत है। हम एक उठते हैं, अपनी चीज़ बनाते हैं, एक एक चीज़ कर लेकिन रहे हैं। अली इसमें ना हुँ, मेरी ये राय है या मेरा ये हुँ, ज़ाविया नज़र है कि देखो यार, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर किसी को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है कि वो हुँ, ओवरनाइट उसको फेम मिल हुँ, गया, जैसे वो पार्टी गर्ल की बात कर रहे हैं या भी जो डांसिंग गर्ल है, और हुँ, फिर सुनने में ये भी आया कि उसने 2 दिन में 2 करोड़ या 3 करोड़ कमा लिए। हुँ, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट होगा ना, तो आप उस टैलेंट को स्केल लेवल बिल्कुल। वो टैलेंट स्केल अप हो जाएगा, हुँ, आप उस टैलेंट को सस्टेन हुँ, करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग हैं कि उनको ओवरनाइट फेम तो मिल जाता है लेकिन वो उस फेम को सस्टेन नहीं कर नहीं कर पाते पाते। क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता। लेकिन जो रियल टैलेंट है वो फिर सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाता है, वो स्केलेबिलिटी की तरफ जाता है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर किसी को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है तो अगर तो टैलेंट नहीं होगा तो वो खुद ब खुद ही खुद गायब हो जाएगा ऐसे ही है, मंजर अब यही से। चीज़ होती है ना कि आपको बताया कि जब उनके पास वो नई चीज़ करने की कुछ नहीं होती, वो एकदम से डाउन हो जाते हैं। तो एक तो ये हमारी मतलब ये जो दूसरे लोग हैं जो इनको ऊपर उठाते हैं, मैं उनके नज़रिए की बात कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ देखना चाहिए। यहाँ पे ऐसे अभी आपने बोला कि शॉर्ट टर्म में ये ऐसी ऐसी वर्गर हरकत करते हैं, नो डाउट, सिर्फ एक थोड़े से पैसों के लिए। क्योंकि आजकल टिकटॉक ने क्या किया कि आपके पास अगर इतने फॉलोअर्स हैं, कुछ ब्रांड्स आपको अप्रोच कर लेते हैं, आपसे एक वीडियो बनवा कर लगा देंगे। अब कुछ पैसों के लिए नहीं देखते कि यार मैं जो चीज़ कर रहा हूँ, क्या वो मेरी एज पे, मेरी उस चीज़ पे सूट कर रही है या नहीं कर रही? आप क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे तो सिर्फ यही है। अच्छा यार, आप चूँकि खुद भी हुँ, एक कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो मैं बहुत क्रिटिक हूँ ऐसे हुँ। कंटेंट क्रिएटर्स का, आपने माइंड नहीं जी, जी, करना। जी, मैं ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स का बहुत क्रिटिक हूँ जो वल्गैरिटी फैलाते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल मैं खैर नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन चूँकि आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो मैं नाम लूँगा, हुँ, क्योंकि मेरे ख्याल हुँ, से हमें बोलना चाहिए। हुँ, और जब हम नहीं बोलते, हम खामोश रहते हैं, तो हमारी जो हुँ, साइलेंस है वो कहीं न कहीं हमारी जो यूथ है उस हुँ। पे इम्पैक्ट डाल रही होती है। तो आपने वो एक नाम सुना होगा, भोला रिकॉर्ड। जी, जी, अब जी। भोला रिकॉर्ड या उस किस्म के जो कैरेक्टर्स हैं, हम देखते हैं कि हमारी ही सोसाइटी का एक सर्कल है, एक क्लास है कि जो उनको हार भी पहनाती है, बिल्कुल। जो उनको एक्नॉलेज भी करती है, उनको एप्रिशिएट भी करती है। तो आप इस किस्म की जो कंटेंट क्रिएशन है उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, ये बेसिकली ना तो इनकी कोई रिस्पेक्ट होती है और ना को कुछ और जो उनको हार डाल रहे होते हैं वो भी लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कि किसके पास फ़ेम है। दिल से कोई भी इज़्ज़त नहीं कर रहा होता। अगर आप उसी बंदा जो उसको हार पहना रहा है उससे पूछो उसकी वीडियोज़ अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो? नहीं देखता। ना अपने बच्चों को दिखाएगा भी नहीं कभी, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी होती हैं। तो मैं तो ऐसे लोगों को तो सबसे पहले कहता हूँ कि यार मेरी नज़र में वो कंटेंट क्रिएटर है ही नहीं। मैं हम लोग भी जब हमें जब ऑफ़र मिलती है कि यार आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है, तो मैंने कितनी चीज़ों को रिजेक्ट किया है जब मेरे साथ कोई ऐसा बंदा आता है। ओके, क्योंकि मुझे फाइन। अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर या वो चीज़ पे नहीं आना। क्योंकि मुझे पता है मुझे कैसे लोगों के साथ उठना है, कैसे बैठना है। हमारे जब इधर अपनी स्क्रिप्ट डिसाइड हो रही होती है, तो अगर कोई डबल स्टैंडर्ड बात भी आ जाए ना, तो हमारी वहाँ पे खुद में बहस छिड़ जाती है कि नहीं यार बच्चे देखते हैं, फैमिलीज़ देखती हैं, थोड़ा-सा नहीं, ये पॉइंट निकाल दो। ये नहीं यार लोग कर रहे हैं, करते रहने दें। जो हमारी स्पेशलिटी वो यही है कि लोगों को अगर हमें फेम लोग मिला आपको देखते ही इसलिए हैं कि इसीलिए क्योंकि आपका हमारा कंटेंट। कंटेंट ऐसा है। तो जब हमारी ये बात होती है तो कहीं न कहीं हर बंदे को होता है ना कि वो गालियाँ निकाल के, बुरी बातें करके हम भी बहुत ऊपर जा सकते हैं दिनों में। बट वही चीज़ है थोड़ा करके साफ-सुथरा कर लो, ये चीज़ कर लो। तो ऐसे लोगों को मुझे पता है ये हमारी सोसाइटी है। और अगर आप कहते हैं कि जो निहार पहना रही है चीज़ है वो सिर्फ़ अपने फेम के लिए कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए। कि उनको उस बंदे को बुला के जी मेरी शॉप पे ये बंदा आया था, इसका ये नाम है, तो बढ़िया होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। रिज़्क देना अल्लाह ताला का काम है। हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स अच्छा को अली, कंटेंट क्रिएशन में एक बात बड़ी हुँ, ज़ुबान ज़द-ए-आम ख़ास है कि भई कंटेंट क्रिएटर्स बहुत पैसा कमाते हैं। हुँ, तो ये जो पैसा कमाने वाली स्टेज है वो हुँ। कब आती है? आई मीन व्हेन इट कम्स अबाउट यूट्यूब, टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम। तो आपको ब्रांड्स वगैरह अप्रोच करते हैं अपनी जी, प्रमोशंस के जी। लिए? ब्रांड्स वगैरह अप्रोच करते हैं लाइक जैसे अभी हम लोगों ने इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम किया है। फ्री फायर है, क्रीम है, अभी इंट्रावेल के साथ काम कर रहे हैं, पबजी है, गुजरावाला में कितने रेस्टोरेंट्स हैं जो हमें बुलाते हैं। और ऐसी-ऐसी चीज़ें भी आती हैं कि कुछ जैसे कि आपको पता है
अभी पिछले दिनों में मेरी एक बंदे से बहस हो गई कंपनी से, ईज़ी पैसा, उनका एक फीचर है सेविंग। तो मैंने उससे पूछा कि यार इसमें बोलना क्या है? आपका जो मेन प्रमोशनल पॉइंट है। उसने बोला कि यार इसमें ऐसे है कि हम आपके पैसे का यूज़ करेंगे, तो आपको इतने पैसे मिल जाएँगे। मैंने कहा यार इसमें इंटरेस्ट आ जाता है। हुँ, तो ही सेड कि सर इसमें क्या बड़ी बात है? हुँ, मैंने कहा सॉरी मैं सूद को प्रमोट नहीं कर सकता। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे काम नहीं किए। सर आप ये टर्म ना बोले, आप ये टर्म यूज़ कर लें कि बस इसमें सेविंग होती है। मैंने कहा इंटरेस्ट को सेविंग में कैसे बोल दूँ? मेरी बहस होगी। खैर मैंने उसको बोला कि नहीं, मैंने अपने टीम मेंबर्स को मैसेज किया कि मैंने कहा भाई ये आया था, इतने पैसे पे कर रहा है, अगर आप कहते हो तो आप दोनों कर लो, मैं इस वीडियो में नहीं हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। तो उन्होंने भी बोला कि यार हम भी ये चीज़ नहीं करेंगे। वो बंदा हमें डबल पैसे देने पे आ गया। आप मुझसे डबल पैसे ले लो, अगर मैं एक वीडियो का 4 लाख उससे मांग रहा हूँ, वो कह रहा है मुझसे 8 लाख ले लो, कर दो। बट मैं कहता हूँ कि अगर आप कमा रहे हो, हलाल हराम का भी आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी अच्छा चीज़ अली, है। ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है और मैं बड़ा इम्प्रेस भी हुआ हूँ इस बात से कि आज के दौर में मटीरियलिस्टिक सोसाइटी में तो लोग बस स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के पीछे हर किस्म का पैसा अवेल करना चाह रहे हैं। वो हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर वो देख रहे हैं कि भाई जहाँ से पैसा आ रहा है वो आप समेटते चले जाएं। लेकिन जब आपकी लाइफ की वैल्यूज़ इंटेग्रिटी बेस्ड होती हैं तो फिर आप ऑब्वियसली वैल्यूज़ ड्रिवन लाइफ जीते हैं। आपको पता होता है कि मैंने किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और किस किस चीज़ चीज़ को रिजेक्ट करना है। तो इट साउंड्स वेरी इम्प्रेसिव। तो आई मीन जब ब्रांड्स अपनी प्रमोशंस के लिए आपसे कांटेक्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादा आप आई मीन अपनी कंटेंट को मद्देनज़र रखते हुए आप चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे होते हैं या आप उनकी तरफ से डिक्टेशंस ले रहे होते हैं कि अच्छा ये ऐसे करना है, इस आप ब्रांड को इस अंदाज से पोर्ट्रेट करेंगे या प्रमोट करेंगे? नहीं, नहीं, हमारा हमेशा शुरू से एक ही चीज़ है, कोई भी ब्रांड आता है, हम कहते हैं कि डेडिकेटेड वीडियो हम करते ही नहीं है। डेडिकेटेड वीडियो वो 2 किस्म की वीडियोज़ होती है, एक होती है इंटीग्रेशन, एक होती है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड होती है फुल उस ब्रांड से रिलेटेड, कि ब्रांड की तारीफ़ें ही करी जा रही है, उनकी तारीफ़ें ही करी जा रही है। इंटीग्रेशन होता है अपनी वीडियो के अंदर उनको दिखाना, लेकिन अगर किसी ब्रांड में वो खासियत है, हम पहले कहते हैं कि यार देखो, जब अगर मैं आपकी चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, अगर बाद में लोगों को कल को वो चीज़ ना मिली, तो बेसिकली नाम मेरा भी खराब होगा। क्योंकि लोग मुझे कहेंगे कि ना यार आपने ये चीज़ प्रमोट की, मैंने आपकी वजह से ये करना शुरू किया। तो हम लोग अपने कंटेंट को मद्देनज़र रखते हैं, अपनी वैल्यूज़ को सबसे पहले रखते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो डेडिकेटेड और इंटीग्रेटेड कंटेंट की आप बात कर रहे हैं, प्रमोशन की बात कर रहे हैं, तो मेरे नज़दीक जो मैं आपकी बात समझ जी, पाया जी। हूँ, इंटीग्रेटेड प्रमोशन मेरे ख्याल से ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों? एक तो डेडिकेटेड वीडियो में अगर कोई बंदा भी मेरी वीडियो लगाएगा ना, मैं किसी ब्रांड की बात कर रहा हूँ, वो वीडियो स्किप कर देगा। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हमारी फनी वीडियो के अंदर उसका एक पार्ट आता है छोटा-सा, और वो भी इस तरीके से दिखाया जाता है कि उसको पता लग जाए कि हाँ यार, कि एक सबलिमिनल हाँ, मैसेज मिल जाता है कि कि हाँ यार हाँ, ये ये ब्रांड मैसेज है और कन्वे ये करना चीज़ है चाह और रहे ये हैं। चीज़ करना चाह रहे हैं आप। तो हम ये चीज़ करते हैं मोस्टली, लेकिन हमारा मेन चीज़ हमारी कंटेंट है। मैं अगर अब मुझे इतने ब्रांड्स के मैसेजेस आते हैं, मैं भी चाहता हूँ, अब मैं भी चाहूँगा कि हाँ यार पैसा आना, पैसा बने ब्रांड्स के साथ। मैं 1 मंथ में 2 से ज़्यादा प्रमोशनल वीडियोज़ नहीं करता। हुँ, क्यों? क्यों मुझे लोगों को अपना क्वालिटी वर्क खराब नहीं करना। जो फैंस मेरे देख रहे हैं मुझे, जो मेरे साथ लॉयल हैं, मैं उनका वो जो एक ही फेथ है कि नहीं यार ये बंदा मुझे एंटरटेनमेंट कर रहा है, मैं वो ख़त्म नहीं करना चाहता। हुँ। अच्छा, ये मिलियन डॉलर की बात आपने की है, अदरवाइज़ लोग तो बस कहते हैं कि पैसा आना चाहिए और अपनी जो व्यूवरशिप है, जो फैन फॉलोइंग है, उसको भी लोग लूज़ कर रहे नहीं, होते नहीं, हैं। एक्चुअली मैंने एक चीज़ नोटिस की है, क्योंकि जो जैसे मेरी तरबियत हुई है, मुझे तो यही लगता है कि लाइफ में सब कुछ पैसा नहीं होता। कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत मैटर करती हैं, और मैं इसका क्रेडिट हमारे पेरेंट्स को दूँगा कि एटलीस्ट उन्होंने तरबियत इतनी अच्छी की है ये वाली, कि हमें फ़र्क बताया हलाल क्या, हराम क्या है। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो हराम तरीके से चीज़ होती है, वो निकल भी जाती है। आप देख लीजिएगा कि ये लोग आते हैं, कहते हैं यार हमारा इतना नुकसान हो गया, हुँ, यार मेरे साथ ये मसला हो गया। वो चीज़ें करते-करते ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, आपको पता नहीं लगता। क्योंकि वो आती है उस तरीके से ना, आप देखिए प्रमोट क्या कर रहे हैं। तो अभी हम कुछ भी कर लें, तो अपने एक, अब मुझे बड़े लोग कहते हैं यार तू दुपट्टे पहनना है, तेरे ये भी तो हराम चीज़ है ना। तो एक दफ़ा मेरे माइंड में ये बात बैठ गई कि यार हाँ, इस्लाम में तो ये पहनावा तो ये चीज़ है। फिर मैंने एक बात की, एक जो हमारे जो मस्जिद के इमाम वगैरह होते हैं इनसे, कि ये चीज़ की। तो उन्होंने फिर देखा कि देखो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, कि आप वो चीज़ करके क्या गंदगी फैला रहे हो, लोगों को हँसा रहे हो, लोगों को हील कर रहे हो, लोग आपसे चीज़ आप इस वे में ले हो। इन्नमल अमालु बिन्नियत, तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तुम्हारी नियत अच्छी है तो तुम्हें वो चीज़ भी अच्छी मिलेगी। अच्छा अली, ये बताएँ कि विज़न क्या है आपका? माशाल्लाह नाउ यू आर जी, जी। अकॉम्प्लिश्ड। अगर हम दुनियावी हुँ, कामयाबियों की बात करें तो अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, जी, शोहरत दी, पैसा भी दे दिया, घर, गाड़ी हुँ, सब चीज़ें हैं
और आपकी माशाल्लाह जी, जी। डिग्री भी मुकम्मल हो गई है। जी, जी। तो अल्टीमेट विज़न क्या है? फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? क्या कोई ड्रामा सीरीज़ आप रिलीज़ करने जा रहे हो? कोई मूवी बनाएँगे? अल्टीमेटली तो आप इंडस्ट्री जी, जी। में कदम रख चुके हैं। जी, अभी मेरा विज़न आगे ये है कि बेसिकली हम लोग भी सोच रहे हैं कि अभी जो एक 8 से 10 मिनट की वीडियोज़ होती है ना, यहाँ से हट के अब थोड़ा-सा वेब सीरीज़ की तरफ आया जाए। थोड़ी-सी वेब सीरीज़ बेसिकली इस तरह की होती है कि उसके अंदर 10 से 15 एपिसोड होती है और एक पूरी स्टोरी होती है और जो चलती होती है। तो वेब सीरीज़ और ड्रामों की तरफ ड्रामा भी इंशाल्लाह ताला बनाएँगे, मूवीज़ भी। सारी बात है जब आप एक आता है मेरा तो यही प्लान है कि अपनी इस जो अभी नाम है यूनिकॉर्न फ़िल्म्स को, इसको एक प्रोडक्शन बनाऊँ। प्रॉपर इसके अंदर चीज़ें हों, सारी बात है अल्लाह ताला ने भी इतना कुछ दे दिया है, नेक्स्ट भी आगे सारे ड्रीम पूरे होंगे। अच्छा, ये जो वेब सीरीज़ वाला जी, आइडिया है जी। ये मार्वेलस है, बिकॉज़ हम देखते हैं कि इस वक्त लोग ड्रामों से भी ज़्यादा वेब सीरीज़ की तरफ आ जी, रहे जी, हैं जी। और स्पेशली जो जेन ज़ी है वो जी, वेब जी। सीरीज़ को देखना बहुत पसंद करती है। और हम वेब सीरीज़ को भी बना सकते हैं, उसके अंदर भी हमारे पास काफ़ी अच्छे आइडियाज़ हैं, क्योंकि वो तो हमारे लिए और ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि दूसरा अगर आप कॉमेडी बनाओगे मतलब छोटे सी इतने को टाइम में इतनी चीज़ें दिखानी है, तो वेब सीरीज़ के अंदर तो प्रॉपर एपिसोड चलती है, एक स्टोरी लाइन बनती है और उसके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं मुझे अभी 1-2 जगह से। कुछ पाकिस्तान के बहुत फेमस राइटर हैं और मुस्तफ़ा ज़ैदी हैं एक, जिन्होंने संगे मरमर, अहद वफ़ा ऐसे ड्रामे लिखे हैं। तो मेरा बस उनका कॉन्टैक्ट किसी एक मेकअप आर्टिस्ट के थ्रू ही हुआ है। तो उसने बोला कि आपकी जो भी वेब सीरीज़ है पहली जो आप करना चाह रहे हो, आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो हमें दे दो, हम मास्टर करवा देंगे उससे। अच्छा, आपने मेकअप आर्टिस्ट की बात की जी, है, जी। तो जो आप ये सारा जी, कंटेंट जी। क्रिएट कर रहे होते हैं, तो इसमें भी आपके पास भी कोई मेकअप आर्टिस्ट है जो आई मीन देसी मॉम या फुफ्फो या हुँ। दीगर जो कैरेक्टर्स हैं उनको उनका मेकअप कर रहा होता है, गेटअप वगैरह सारा उससे बना रहे हम लोग होते हैं, खुद ही, खुद हमज़ा करते हमारा हैं? आरजे मीर हमज़ा, वो सारा खुद करता है। इंटरनेट से देखा यार हाँ, ये चीज़ है, ये गेटअप है, ये इस तरह का होता है। खुद ही चीज़ों को कर के वो चीज़ें हो जाती हैं। तो वो मेकअप आर्टिस्ट है, वो हमारे बेसिकली और फैन्स हैं। कपड़े जो हैं आपने कुछ डेडिकेट कर दिए हुए हैं कि ये कपड़े हमने यूज़ करने ये हैं? वो मतलब मैंने मतलब जैसे कि मुझे ये था कि मैंने घर में अपनी अम्मी के कपड़े पहन पकड़े, तो वो किसी को एक दफ़ा देने लगी कि ये चीज़ें, मैंने कहा ये मुझे दे दे, मेरी वीडियो में यूज़ होते हैं। तो हुँ, 1-2 दफ़ा जब वियर किए वो चीज़ें की, तो वो एक रख लिए हुए हैं कि हाँ यार, ये वाले कपड़े हैं, ये बाकी है। अगर अकॉर्डिंग टू करैक्टर है। हुँ, अभी तो जैसे वेब सीरीज़ है उसके अंदर तो और वो चीज़ें होंगी। अभी बड़े लोग कहते हैं कि यार आप अगर करना है तो शेव भी करवाओ, आप ये भी चीज़ें करो, आप हुँ, ऐसे दाढ़ी के साथ आके ये चीज़ें कर देते हो। तो वो हुँ, एक चीज़ अच्छी लगती है जब आप बड़ी स्क्रीन पे हो। येस। जब आप बड़ी स्क्रीन पे जाओ, वहाँ पे जब नज़र आई, वहाँ वहाँ पे करने एक अलग बात है। तो हुँ। इन चीज़ों के लिए भी, लेकिन ख़ैर अभी आगे बहुत ड्रीम है और उम्मीद है कि शोबिज़ से भी आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स बन चुके हैं। हुँ। बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में आ चुका हूँ और कॉन्टैक्ट भी हुआ है। अच्छा अली, ये बताएँ कि आपके जो को-फाउंडर हैं जी, जी। समी, मोस्टली वी यूज्ड टू सी इन पाकिस्तान हुँ, कि जब भी आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट हुँ, करते हैं, तो स्टार्ट में आप बहुत पैशनेट भी हुँ, होते हैं, एक हुँ, कन्वर्जेंसीज़ भी बिल्ड हुई होती है, मिल के काम हुँ, करने का जज़्बा भी होता है, लेकिन जैसे ही हुँ, पैसे आते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है, तो कहीं न कहीं रेवेन्यू की बेस पे इख्तिलाफ़ात भी हुँ, स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, एंटागोनिस्टिज़्म शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली वो जो को-फाउंडर हुँ, है वो साइडलाइन हो हुँ, जाता है या आप उसको साइडलाइन कर देते हैं। तो आपके केस में तो अभी तक हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह एक बड़ी हार्मनी है, ऐसे ही है। बड़ा एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है और आप स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं और अल्टीमेटली आप जॉइंटली जी। अपने वेंचर्स को नए हॉरिज़न्स तक लेके जा रहे हैं। तो ये इसके पीछे क्या सीक्रेट है? आप हुँ, जो एक दूसरे के साथ मिल के चल रहे हैं, तो ये आपका कमाल है या समी का कमाल है? टू बी ऑनेस्ट अगर बात करूँ ना, दोनों का कमाल है और मुझे उस इंसान की एक सबसे अच्छी चीज़ लगती है, आज तक ये अभी मैंने पहले कभी भी किसी भी पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं की। आज भी उसके पास हर चीज़ का आईडी पासवर्ड है। क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या कुछ भी चेक कर सकते हो। उस बंदे ने आज तक चेक नहीं किया। हर चीज़ मेरे अकाउंट हाउ में डिड यू नो? हाउ यू कैन से विथ श्योर कि उसने चेक नहीं किया? क्योंकि जब आप चीज़ ओपन करते हो ना, मतलब जैसे अगर मेरी जीमेल है, अगर उसके मैक पे ओपन हुई है तो मुझे मैसेज आ जाएगा कि हुँ, यहाँ पे ओपन हुई है। क्योंकि आपको पता है आजकल तो हर चीज़ का, अगर आप फेसबुक भी किसी के मोबाइल में येस, लॉगिन करो तो आपकी लॉगिन एक्टिविटी के अंदर हर चीज़ आ रही होती है। वेरी ट्रू। तो उसने आज तक कभी ये चीज़ें चेक नहीं की कि हाँ, क्या बना है, क्या नहीं। मैं खुद बताता हूँ उसे ये चीज़ है। हर चीज़ यार ये बनी थी, ये आपके हैं, ये मेरे हैं। रेवेन्यू पे तो आज तक हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई और मैं इतना खुद को लकी इंसान समझता हूँ, मेरे पास एक ऐसी टीम है जिन्हें उनको पता है कि यार जो हमारा ये बंदा अगर ये चीज़ डील कर रहा है, अगर इसको एक ड्यूटी दी है, तो ये बंदा इस चीज़ के ऊपर 100% ठीक है, वो कभी हुँ, ये चीज़ नहीं तो करेगा। अली आप पब्लिकली शेयर करना चाहोगे कि पर मंथ आप कितना रेवेन्यू देखिए जनरेट अगर कर रहे हैं? पर मंथ बेसिकली यही होता है 3 to 4 लाख
मैक्सिमम 5 लाख तक भी आता है। जो आपको यूट्यूब से आ रहा है। यूट्यूब और फेसबुक से मिलकर आता है, ओके। बेसिकली डिफरेंट 4 टू 5 लाख। और हाँ, इसमें बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं, लोग आपको पता है कि लोगों हाँ, कभी को अगर कोई ब्रांड मिल जाए, तो वो एक हमारे लिए एक लकी चार्म होता है। जैसा आपको पता है कि एक ब्रांड से डायरेक्टली हम एक 4 लाख वीडियो को ले रहे हैं, और वैसे भी वो कभी-कभी ऐसा होता है। तो मैक्सिमम इतना ही, इससे ज़्यादा तो लोग बहुत-बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मैंने बताया भी है वो चीज़ें, जैसे अभी कुछ लोग आजकल आपने देखा होगा व्लॉग्स हैं, लोगों ने व्लॉग बनाना शुरू कर दिए हैं। सिर्फ किसको देख के, जी मास अफदर है वो मंथली, उस बंदे ने बताया कि यार मैं तो 2 अल्टो के पैसे कमा रहा हूँ, हाँ। महीने में 30 वीडियोस लगा रहा हूँ। अब 30 वीडियोस उसके 10-10 मिनट, लेकिन वो दिखा क्या रहा है मेरी। अभी अब कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हमारी इधर सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, और मेरे ख्याल से सोसाइटी की वो चीज़ें ही गलत है कि आप अपनी वाइफ को भी ला रहे हो, जी अभी ये प्रेग्नेंट हो गई हैं, अभी आज इनकी अच्छा ये यार, ये चीज़ें। बल्कि आपने ना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है। मुझे खैर मैं अब क्या बात करूँ, लोग फिर हाथ धो के आपके पीछे ऐसे पड़ ही है। जाते हैं कि देखें ये ट्रेनर्स हैं तो ये ट्रेनिंग तक महदूद रहें, हाउ डेयर ही कि ये हम पे कॉम्प्लीमेंट करें। आप देखें कि एक इन्फ्लुएंसर्स की नई कैटेगरी है लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स। यस। तो वो क्या करते हैं, वो अपने लाइफस्टाइल को रिवील कर रहे हैं कि जी आप अपनी शादी दिखा रहे हैं, आप अपनी लग्जरी लाइफ दिखा रहे हैं, इवन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपकी पर्सनल लाइफ की वो आप पब्लिक तक लेके आ रहे हैं। और फिर इस पे एज अ साइकोथेरापिस्ट मैं रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, तो उसमें पता ये चलता है कि इस वक्त पाकिस्तान में 67% यूथ ऐसी है कि जो सिर्फ सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर डिप्रेशन में जा रही है। क्योंकि जब वो देखती है कि यार एक बंदा रातों रात फेम ले रहा है, एक बंदे के पास गाड़ी है, वो लग्जरी लाइफ जी रहा है, वो महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में चेक इन कर रहा है, वो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहा है, वो ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, ब्रांडेड जूते पहन रहा है, आईफोन वॉच यूज़ कर रहा है, 14 प्रो मैक्स है उसके पास। तो एक तो वो अपने पेरेंट्स से डिमांड करता है कि भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए, और अगर वो डिमांड नहीं भी करता तो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो कंपैरेटिव माइंडसेट के साथ एक मौजना कर रहा है कि यार बाकी सारी दुनिया तो मज़े कर रही है, एक मैं ही हूँ जो बेचारा गुर्बत को फेस कर रहा हूँ, जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं है। बिकॉज आपको पता है कि जेन ज़ी तो सोशल मीडिया की इतनी एडिक्ट है कि आपको हर दूसरा नौजवान सोशल मीडिया यूज़ करते हुए नज़र आता है। तो ये जो लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं देखिए सोसाइटी पर? मैं तो यही कहूँगा कि ये नेगेटिवली इम्पैक्ट है इनका, क्योंकि इनको देखिए कितने लोग अपनी पूरी, अभी फॉर एग्जांपल जिन लोगों की फैमिली से इजाज़त भी नहीं देती, क्योंकि मेरे ख्याल से आपकी वाइफ या आपके बच्चे या आपकी ये कुछ फैमिली एक ऐसी चीज़ होती है, हर इंसान जहाँ पे जितने भी बड़ा स्टार है, आप बड़े से बड़े अगर स्टार को भी देख लें, तो हर स्टार की वाइफ का नहीं पता किसी को कि यार इस बंदे की ये वाइफ है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके लिए स्ट्रिक्ट होती हैं, आपको फैमिली के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी वो चीज़ें अच्छी होती हैं। अब एक को देखते देखते सब शुरू कर रहे हैं, अगर आप देखा जाए तो आजकल व्लॉग हर इंसान ने शुरू किए हुए हैं। अब ये चीज़ होगी, उसको देख के ये चीज़ होगी, उसको देख के ये चीज़ होगी। अब क्या कर रहे हो यार, अब लोगों को दिखा क्या रहे हो? कुछ चीज़ें हिडन होती हैं, कुछ चीज़ें प्राइवेसी होती हैं। अभी वो चीज़ें सरेआम आ गई हैं, और बाद में इस चीज़ को और नाम आप दे दिया। देखें कि हर सोसाइटी की कुछ वैल्यूज़ भी होती हैं, और जी, जी। हमारी सोसाइटी गो के ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ आ रही है, लेकिन फिर भी जो बेसिक वैल्यूज़ हैं हमें उसको फॉलो करना करना चाहिए। चाहिए। देखिए मैं एक बात करता हूँ, मुझे अक्सर जब लोग पूछते हैं, कहीं भी जाता हूँ कि यार आपको ये चीज़ है, मॉडर्न सोसाइटी है तो मॉडर्न ये है। तो मैं कहता हूँ इंसान को अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए। आपकी अपब्रिंगिंग जैसे हुई है ना, उस चीज़ को ज़हन में रखो। आप कुछ भी कर लो, बहुत आगे चले जाओ, लेकिन आपको ज़ाहिर बात है चीज़ें कल को हमें इफ़ेक्ट करेंगी। कल को अगर कोई उठ के कह रहा था कि यार अच्छा तू तेरा की ये आप उसे अपनी वाइफ़ को खुद दिखा रहे हो, कल को रोड पे उसको छेड़ दे, फिर आप क्या करोगे? हुँ। अच्छा, मुझे अली ये बताएँ कि ऑब्वियसली माशाल्लाह अब आपकी डिग्री भी हो चुकी है, यू आर जी, अकम्प्लिश्ड जी। पर्सन एज़ यू सेड अर्लियर। तो आपकी जो रियल देसी मॉम हैं, उनकी तरफ से अभी ये बात तो स्टार्ट होगी कि भई अली की शादी करनी जी, जी, है, एक जी। बहू लेके आनी है, तो शादी कब तक कर रहे हैं? अभी तो मुझे कहते हैं, तो मैंने यही कह रहा हूँ कि मुझे अभी 2-3 साल दें, क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ चीज़ें और हैं जो अचीव करनी है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला यही है, मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखिए यहाँ पे लोग ना शादियों को मजाक समझा हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब आपकी शादी होती है ना, फिर इस पूरी लाइफ आपकी चेंज हो जाती है। फिर मैं ना तो इस तरह कंटेंट बना सकता हूँ, ना रातों के इतनी इतनी देर बाहर रह सकता हूँ, ना कुछ और। अच्छा, वैसे अली मैं जी, जी। इस बात से डिफ़र करूँगा कि शादी के बाद शादी के हवाले से ना हमने बहुत सी हुँ, एक फ़ाल्स आइडियाज़, हुँ, फ़िलॉसफ़ीज़ और मिसकंसेप्शंस पाली हुई हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को अभी हुँ। ये 31 जी, जी। दिसंबर को 8 साल हो जाएँगे। जी, माशाल्लाह। तो आई मीन कि यार शादी के बाद भी आपके पास सारी आज़ादियाँ होती हैं, लेकिन उस आज़ादी के साथ-साथ आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी आती है, ज़िम्मेदारी एक होती है। जवाबदेही आती है। आप अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें,
और आप अपनी आज़ादी को एंजॉय करें। मसला तब होता है कि जब आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी नहीं पूरी कर रहे, आप आज़ादी भी चाह रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स आती बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो अभी मैं इनको यही बोला था कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप रिश्ता देखते हो कुछ भी हो, तो उनसे पहले एटलीस्ट ये बात कर ली, क्योंकि जो मेरी फ़ील्ड है, मेरी तो फ़ील्ड यही रहनी है, क्योंकि मैंने इसके आगे आगे आपको बताया कि वेब सीरीज़, मूवीज़ और इससे भी आगे जाना है। तो फिर इन सब चीज़ों को आपको पता है आजकल हमारे शोबिज़ में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें, मुझे बाहर से कॉल्स आती हैं कि यार आपके पाकिस्तान में तो आजकल डिवोर्स सिस्टम बहुत मज़े का हुआ है। हर सोशल मीडिया पे डिवोर्स तो आप लोगों ने आम चीज़ बनाई हुई है। वो एक्टर उससे डिवोर्स ले रहा है, वो उससे डिवोर्स ले रहा है उससे। अब चंद लोगों से मेरा कॉन्टैक्ट था, तो मैंने उनसे पूछा कि यार आपकी अच्छी वाली ज़िंदगी थी, क्या हुआ है? यार मेरी वाइफ़ को प्रॉब्लम हो गया है, मैं इस लड़की के साथ मूवी क्यों गा रहा हूँ? यार आप तो लड़कियों में रहते हो, वो इनसिक्योरिटी, नो डाउट ज़ाहिर बात है, जो बंदी घर आई है उसको कहीं ना कहीं क्योंकि वो आपके साथ जुड़ी है, वो आप उसके पार्टनर हो। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें पहले डिसाइड कर लेनी चाहिए, ताकि बाद में ऐसे इश्यूज ना आए। पहले आप शो करवाते हो कि जी हमें कोई मसला नहीं है, हैप्पी कि मेरा स्टार है जी, मेरा हस्बैंड ये है मेरा। जब वो थोड़ा सा इन चीज़ों में आता है, देन आपकी इनसिक्योरिटी स्टार्ट हो जाती है, आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, इस पे तो जी मैं जी। आपके साथ नेक्स्ट टाइम कोई एक पॉडकास्ट ऐसा जी करूँगा जी। कि जिसमें हम मैरिटल लाइफ और जी इन जी। चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जी रिलेशनशिप्स को जी। डिस्कस करेंगे। बेसिकली वो लोग जो बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस शो करते हैं या अपनी इनसिक्योरिटीज़ की बेस पे अपने लाइफ पार्टनर को कंट्रोल करना चाह रहे चाहते होते हैं। हैं, ये बेसिकली एक अनहेल्दी बिहेवियर होता है। और बेहतर यही होता है कि आप एक दूसरे की बाउंड्रीज़ को अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड एक करो, दूसरे को उसकी अच्छाइयों बुराइयों के साथ एक्सेप्ट एक्सेप्ट करें, करें। और फिर आप एक हार्मनी की स्टेज में चले जाते हैं, जिस स्टेज में आप एक दूसरे की बाउंड्रीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा अली, ऐसा है कि लास्ट ये मेरा पॉइंट है और जी आपने जी। पूरे दिल से मुझे जी इस बात का जवाब देना है कि हम ये देखते हैं कि सोसाइटी में जो पंप एंड शो है वो बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया उठा के देखें, हर दूसरा बंदा आपको अपनी महंगी गाड़ी जी। जी जी। और महंगा लाइफस्टाइल दिखाता है। आप अपने रिलेशनशिप्स को सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, आप वेडिंग्स को सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, भंगड़े दिखा रहे हैं, डांस दिखा रहे हैं, और शादी को हमने बहुत ज़्यादा महंगा बना दिया। आई मीन के निकाह करना आज के दौर में इंतहाई महंगा हो चुका है। हमने निकाह को सस्ता नहीं बनाया, तो ज़िना सोसाइटी में आम ऐसे हो गया है, बेरारबी बहुत कॉमन है। ये वो बिटर रियलिटीज़ हैं कि जिनसे हम आई मीन आँखें नहीं चुरा सकते। बिल्कुल। तो जब अली हैदर की शादी होगी, तो क्या अली हैदर भी बहुत ज़्यादा लेविश किस्म की शादी करेगा? कोई 5-6 दिन रस्म हिना होगी, कोई बारात जाएगी, कोई 400 लोगों की, और फिर लेविश किस्म का वलीमा होगा, ऐसा होगा? या अली हैदर ने ये सोचा हुआ है कि नहीं यार, मैं शादी को सिंप्लिसिटी के साथ करूँगा, जो कि इस्लाम का एक कल्चर है। बिकॉज़ आई ऑलवेज़ प्रोपेगेटेड कि आई मीन आप सिस्टम का फरमान है कि अगर आप दरिया के किनारे वज़ू भी कर रहे हों, तो उस वज़ू करने के दौरान आप पानी का इसराफ़ नहीं कर सकते, आप पानी को ज़ाया नहीं कर सकते। अब देखें, आप एक ऐसे बड़ा नेक काम कर रहे हैं, आप जी। वज़ू कर रहे हैं, लेकिन वज़ू के दौरान भी आपको पानी ज़ाया करने की ममानियत है। और इसी तरह एक और मैं रवायत पढ़ रहा था कि मेरे ख़्याल से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ थे, तो वो चंद दिन तक ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिले। तो वो चंद दिन के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो उनके बालों पे मेहंदी लगी हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इस्तफ़सार किया कि आप कहाँ थे? तो वो कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मेरा वलीमा था, तो मैं इस वजह से आपसे नहीं मिल सका। तो अब इस वाक़ये में हमारे हमारे साथ 2-3 मैसेजेस शेयर हो रहे हैं कि पहला मैसेज तो ये है कि उस वक़्त के अमीर, उस वक़्त के जो हाकिम हैं, हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वलीमे में उनको इनवाइट नहीं किया गया। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे और भी सहाबा कराम मौजूद थे, और ज़ाहिर-सी बात है वो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के दोस्त भी होंगे, मिलना-गिलना भी होगा, लेकिन उनको भी इनवाइट नहीं किया गया और उनको भी नहीं पता था कि उनका वलीमा था। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि हम अपनी वलीमा फंक्शंस पर, शादियों पर सियासतदानों को इनवाइट कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स को इनवाइट कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट कर रहे हैं। हम उस शादी को एक सोशल इवेंट बना देते बना हैं, देते हैं। और वो जो शादी एक फैमिली फंक्शन होता था जिसमें कुछ फैमिली वैल्यूज़ होती थी, हमने उसको एक सोशल इवेंट बना दिया, और इसमें मार्केट फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल है। इसमें उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स का बहुत बड़ा रोल है, उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, उसमें मॉर्निंग शोज़ का बहुत बड़ा रोल है कि जहाँ पे आप बाकायदा कई दिन तक शादी के फंक्शंस को दिखाते हैं, लोगों की माइंड मैपिंग करते हैं, लोगों के माइंड्स को कैप्चर करते हैं, और लोग समझते हैं कि अगर हमने शादी पे
ये फंक्शंस ना किए तो हमारी शादी नहीं नहीं होगी। होगी। तो व्हाट आर योर टू सेंट्स ऑन दैट? टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, मेरा तो ऐसा था कि मेरी भी मतलब चीज़ें हों बहुत अच्छी हों, लेकिन सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब अभी ऐसा ही है, रिसेंटली मेरे भाई का निकाह भी हुआ था, नो डाउट, क्योंकि बहुत अच्छा निकाह किया था, काफ़ी जो भी है। लेकिन वहाँ का जो आपको पता है, जो आजकल फोटोग्राफर्स आए होते हैं, इंस्टा पे अपने पेजेस बनाए होते हैं, यस। वो उनकी फ़ोटोज़, तो मैंने उनको स्ट्रिक्टली एक चीज़ मना की थी, कोई भी एक सिंगल फ़ोटो भी आप अपने पेज पे अपलोड नहीं कर सकते। मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा, सॉरी। क्योंकि वो मेरी फैमिली की चीज़ें हैं। आप चीज़ें करें अपने लिए, खुशियाँ होती हैं आपके अपने लिए ना। वेरी ट्रू। हमने ज़िंदगी में खुद के लिए वो चीज़ कर रहे हैं, मैं दुनिया को दिखाने के लिए वो चीज़ नहीं कर रहा। तो अगर मैं तो अपनी शादी पे जो भी करूँगा, जितना भी करूँगा, सिर्फ़ अपनी खुशी के लिए करूँगा, जो मुझे चीज़ों में मेमोरी रहे, और दुनिया को दिखाने के लिए तो कुछ भी नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो इम्पॉसिबल। अली देखें, इस पे ना एक एज अ हुँ, साइकोलॉजिस्ट अगर मैं ये चीज़ देखूं तो जो नो दौलती हैं, जिनको नई नई हुँ, दौलत मिलती है, उनका बड़ा मसला ये होता है कि वो पंप एंड शो के ज़रिए दूसरों को ये बावर करवाने की कोशिश करती हैं कि अब वो भी स्टेटस रखते हैं, हुँ, और फिर वो सोशल मीडिया पे जब इन चीज़ों को डालते हैं, उनको कमेंट्स मिलते हैं, लाइक्स आते हैं, डोपामिन प्रोड्यूस होता है, उनको पीपल अप्रूवल मिलता है, तो उनकी जो हैप्पीनेस है अब वो उन कमेंट्स, लाइक्स और शेयर्स के साथ कनेक्ट हो जाती है कि आपको जितने व्यूज़ मिल रहे हैं, जितने कमेंट्स आ रहे हैं, तो आपको हैप्पीनेस मिल रही है, और आप रियल हैप्पीनेस से, जो कि आपकी फैमिली वैल्यूज़ के साथ कनेक्टेड है, रिलेशनशिप्स के साथ कनेक्टेड है, उसके साथ जुड़ी हुई है। अब आई हैव सीन सो मेनी पीपल के जो रियल लाइफ में सड़े हुए हैं, रियल लाइफ में वो ब्रोकन है, हुँ। रियल लाइफ में उनकी अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन वो सोशल मीडिया पर क्या दिखा रहे हैं कि वाइफ़ के साथ डिनर कर रहे हैं, और वो उसकी स्टोरी लगा रहे हैं, और वो एक ऐसी लाइफ़ दिखा रहे हैं कि जिसमें लोगों को वो बताना चाह रहे हैं कि वो कितनी आइडियल लाइफ़ जी रहे आइडियल हैं। लाइफ़ जी रहे सो हैं। मेरे ख़्याल से सोशल मीडिया पे जो लाइफ़ दिखाई जा रही है, इट्स अ डार्क साइड, इट्स अ ब्राइट साइड एक्चुअली, लेकिन जो रियल साइड है वो लोगों को नज़र नहीं आ रही, बिकॉज़ दिस इज़ द वर्चुअल वर्ल्ड। प्रॉब्लम्स भी इसीलिए सबसे ज़्यादा है। जब आप सोशल मीडिया पे चीज़ें दिखा रहे हो, वही चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम है, कल को बनेगी। और ये 100 और अब ये बात करें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैंने मेरे खुद के ऐसे फ्रेंड्स हैं, नया-नया पैसा आया है, खुद को सिर्फ़ दिखाने के लिए मैं क्या हूँ, इवन कि मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसने अपने एक असिस्टेंट रख लिया है, ठीक है? जो उसकी कॉल्स रिसीव करता है। मैं उससे जो भी है, यार आप मेरे असिस्टेंट को कॉल कर लो ना। आप ये चीज़ कर लो, अपनी खुद की गाड़ी नहीं है, प्लीज़ यार ये अपनी गाड़ी दें, उसके पास आके मूवीज़ बनाना, ये चीज़ें करना। तो मैं ये समझता हूँ ये चीज़ें नहीं है, ये रियल हैप्पीनेस ही नहीं है। मतलब आप एक जो फेक चीज़ करके लोगों को दिखा रहे हो बना के, पूरी स्टोरी, अभी मैं आज इस ब्रांड पे गया, आज मैंने कॉफ़ी प्लैनेट पे बैठ के चाय पी है, आज मैं ग्लोरिया जीन्स गया, आज मैंने ये चीज़, ये सब चीज़ें फेक नॉर्मली है। हैं। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ों करके आप थोड़े से लोगों को लेविश नज़र आते हो। ये नहीं मानना, क्योंकि रियल लाइफ में जब आप किसी से मिलोगे ना, जो इंसान होता है ना, जितना मर्ज़ी बनावटी हो जाए, उसकी कुछ ना कुछ चीज़ें बता रही थी, ये इंसान रियल में क्या है। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन जो बनावटीपन है वो इतना थिक हो चुका है, आपको बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो इतनी थिक बनावटीपन कर चुके होते हैं कि उनकी रियल पर्सनैलिटी कहीं न कहीं गुम जाती है। अच्छा अली, मुझे इतना जी। आपके साथ गपशप लगाने का मज़ा आ रहा है, यकीन मानो कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं कई घंटों आपके साथ गप करूँ, और फिर जो द वे यू आर कम्युनिकेटिंग इट साउंड्स वेरी नेचुरल, आपके जो इमोशंस हैं वो मुझे ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हैं। क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आई बिलीव कि आप सिर्फ अल्फाज हुँ, कम्युनिकेट नहीं करते, आप इमोशंस भी इमोशंस भी कम्युनिकेट करते कर हैं। रहे होते हैं। तो अली ये बताओ कि जो हमने पॉडकास्ट का एक सिलसिला जी, जी। स्टार्ट किया है, अराफात जी, टॉक्स, तो इस बारे आपकी क्या राय है? यू वर टॉकिंग जी। बिहाइंड द जी, सीन जी। कि जी, आपने जी। कुछ हमारे पॉडकास्ट देखे भी मैंने हैं। देखी है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जो आपने एक इनिशिएटिव लिया है, लोगों को बुलाया। बेसिकली पॉडकास्ट को ना कोई देखता नहीं है ना यहाँ पे। अभी गुजरांवाला में किसी ने, जब भी गुजरांवाला में कोई ऐसी चीज़ शुरू होती है ना, कोई भी शुरू करता है, मुझे बहुत दिल से खुशी होती है कि यार कोई इंसान तो है जो चीज़, अब लोगों को लगता है हाँ यार ये इतनी लंबी पॉडकास्ट है, क्या इतना नहीं, जितना नॉलेज यहाँ से मिलता है ना आप लोगों को, ज़िंदगी का हर पहलू यहाँ पे डिस्कस होता है, हर तरह का बंदा आ रहा है, चाहे अब जैसे लास्ट टाइम शम्स भाई थे, उससे पहले आपने और भी काफ़ी लोगों को बुलाया, जैसे वो एक वो मास्टर, वो सुपर एशिया के जो थे, जी। वो, तो मतलब हर इंसान को बुला के इधर उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना, उसकी स्ट्रगल के बारे में दिखाना, ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन चीज़ है। देखें अली, आपने ये हुँ, मिलियन डॉलर की बात कही है कि बेसिकली जो तालीम, तरबियत, ट्रेनिंग, कोचिंग, काउंसलिंग, ये पेरेंट्स का काम था या टीचर्स का काम था। ये दोनों इंस्टीट्यूशंस जब अपना काम नहीं कर करना, पाए, डिलीवर नहीं कर पाए, तो मार्केट में जो ट्रेनर्स हैं, जो लाइफ कोचिज़ हैं, वो आए, उन्होंने इस गैप को फ़िल किया,
और फिर ये जो पॉडकास्टर्स हैं ये जब इंडस्ट्री से डिफरेंट लोगों को इनवाइट करते हैं तो ये उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस को, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, एक्सपोजर को, उनकी विजडम को जब वो शेयर कर रहे होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ नॉलेज है। और फिर अराफात टॉक्स में तो हम आई मीन एंटरप्रेन्योर्स, टेलकोस, एफएमसीजीज, एमएनसी से लोगों को इनवाइट करते हैं, सिविल सर्विस से लोग आते हैं, हम उनके साथ पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस पे बात कर रहे हैं, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशल्स आते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड सो मैनी थिंग्स कि हम एजुकेशन सेक्टर को डिस्कस करें, और फिर हमने एक इसमें हेल्थ सेक्शन रखा हुआ है कि जिसमें हम मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं, जिसमें हम हेल्थ के डिफरेंट डोमेन्स पे बात कर रहे हैं। लाइक हम आई स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, साइकेट्रिस्ट को इनवाइट करते हैं, हम स्किन स्पेशलिस्ट को इनवाइट कर रहे हैं, और वी हैव सो मेनी सेशंस विद अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो उसका बड़ा मकसद ये है कि लोगों की कोचिंग की जाए, उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट के हवाले से उनको एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो आपके साथ बातें तो चलती रहेंगी। लास्ट पे मैं आपके वर्ड्स ऑफ विजडम लेना चाहूँगा कंटेंट क्रिएटर्स के लिए और जनरली पब्लिक के लिए। आप क्या पैगाम देना चाहोगे? मैं बस उन्हें यही कहूँगा कि यार आप ज़िंदगी में कुछ भी करो, जो भी करो, पर अपने दिल से करो। आप ये ना देखो कि दुनिया उस बारे में क्या सोचेगी या दुनिया क्या इम्पैक्ट करेगी, दुनिया आपको किस तरह का समझेगी। आपका जो मकसद है बेसिकली वो पूरा होना चाहिए। मैं ज़िंदगी में जो भी करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि यार हाँ मुझे उसके लिए करना है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है लाइफ में, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी खुद की ज़ात है। और क्योंकि मोस्टली आजकल का जो दौर जा रहा है, आपने जैसे बताया, हर बंदा डिप्रेशन में, हर बंदा ये चीज़ है, वो सिर्फ इसलिए कि हम दुनिया और लोगों को खुश कर रहे हैं। सिर्फ यही कि सोशल मीडिया पे आकर, जैसे आपने भी बात की कि लोग दिखा रहे हैं बनावटी चीज़ें, किसके लिए? कि लोग देखें हमें ये चीज़ें। लोगों को दिखाने के चक्कर में हम कहीं ना कहीं खुद से बहुत पीछे हटते जा रहे हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी ज़िंदगी पे फोकस करो, सिर्फ अपने आप को देखो, अपनी खुशी का ख्याल करो। जब आप अपनी खुशी का ख्याल करना सीख जाओगे ना, फिर आप दूसरों की खुशियों को देखो। वेरी नाइस, $1 मिलियन की बात। लेकिन अब मेरी लास्ट पे आपसे एक जी डिमांड भी है। जी जी डिमांड ये है कि आप कोई ऐसी कोई एक्टिंग करके जी दिखा जी दें, या तो फुफ्फो वाली कोई जी जी एक्टिंग कर दें, या आप ठीक कोई है। देसी मोम वाली एक्टिंग कर दें कि लेट्स सपोज के चलें आप खुद ही सोचें जी जी और खुद ही फिर आपने एक्ट करना है। ठीक है, मतलब जैसे कि ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਪੁੱਫੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਸਮਝ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਤੇ ਯਾਦ ਨਾਲ ਤੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਯਾਸਿਰ ਅਰਫਾਤ ਟਾਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਆਈ ਸਮਝ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇ। अच्छा, मेरा हंसी जो है ना वो ज़रा देर से रुकेगी। चले, अल्लाह खैर करे रुक जाए। सो थैंक यू वेरी मच अली, आई वॉज रियली ऑनर्ड टू हैव यू इन माई पॉडकास्ट। और मुझे यकीन मानो बहुत अच्छा लगा है। और आज मुझे ये पता चला है कि जो अली नज़र आ रहा है, अली की जो कामयाबी है उसके पीछे कितनी स्ट्रगल है, कितना रगड़ा है। जी जी और अली के जो रियल पोटेंशियल्स हैं वो मेरे सामने आए हैं। और यकीन मानो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं दोबारा चाहूँगा कि आपको मैं दोबारा इनवाइट करूँ और दोबारा हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ टॉक करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। और आई होप कि जो आज का पॉडकास्ट है आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको आइडिया हुआ होगा कि किस तरह आपको कामयाबी के पीछे बहुत से चैलेंजेस, मसाइल फेस करने पड़ते हैं और आपको अपनी ज़िंदगी की जंग खुद लड़नी पड़ती है। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़रूर आपको सपोर्ट देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये जो ज़िंदगी की गाड़ी है इसको आपको खुद ही ड्राइव करना पड़ता है। अदरवाइज़ कोई दूसरा शख्स आके जब उसको ड्राइव करता है तो आपकी लाइफ का लोकस ऑफ कंट्रोल उसके हाथ में चला जाता है। तो आपके लिए लास्ट एडवाइस यही है कि कभी भी अपनी लाइफ का लोकस ऑफ कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में मत दें, बल्कि अपने हाथ में रखें अगर आप एक ब्लिसफुल लाइफ जीना चाहते हैं। तो आप कमेंट्स में बताएं कि हमें नेक्स्ट पॉडकास्ट में किस गेस्ट को इनवाइट करना है। और अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सब जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू।